एक फ्रेंड्स गैदरिंग में मेरी फियांसे के एक्स बॉयफ्रेंड ने अचानक उससे जर्मन में पूछा, अगर जंग यीचिन मौजूद नहीं होता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? फियांसे ने मजबूती से जर्मन में जवाब दिया, मैं एग्री करती हूँ। ये सुनकर मैं खड़ा हुआ, अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के हाथ में पहना दिया। फिर मैं भी फ्लुएंट जर्मन में बोला, क्या परफेक्ट मैच है। ये कहने के बाद मैं बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चला गया। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपनी सिस्टर को कॉल किया, दीदी मैं घर आने और अरेंजमेंट के हिसाब से शादी करने के लिए एग्री हूं। फोन की दूसरी तरफ जांगीरो सुन रही थी। उसका दिल आखिरकार रिलैक्स हुआ। फाइनली तुम उस छोटी सी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए तैयार हो। इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी वो कभी मुझसे और हमारे पेरेंट्स से मिलने के लिए एग्री नहीं हुई। मैं काफी समय से जानती थी कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। अपनी सिस्टर की कॉन्फिडेंट टोन सुनकर मैंने अपनी आंखें नीचे की और धीरे से एक सेंटेंस में रिप्लाई किया, हाँ मैं गलत था। मैं यहां सब कुछ जल्दी ही टेक केयर कर लूंगा। वेडिंग के लिए प्लीज आप और सब लोग अरेंज कर लीजिए, मुझे आधा महीना दीजिए। जंग हीरो ने प्यार से कहा, तुम्हें वेडिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ देख लेंगे। तुम बस टाइम पर वापस आ जाना। ये मैरिज प्रॉस्पेक्ट ऐसा है जिसे मैंने और हमारे पेरेंट्स ने केयरफुली चुना है। फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, अपीयरेंस सब एक्सीलेंट हैं। यकीनन तुम्हें पसंद आएगा। ओह, इस बार जब तुम शादी करने घर आओ तो मेरी अच्छी दोस्त लुआ को इन्फॉर्म करना याद रखना। पहले जब तुम बीजिंग में कॉलेज गए थे तो तुम कुछ समय उसके यहाँ रुके थे। उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसे वेडिंग में इनवाइट करना याद रखना। मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिस्पॉन्स दूं, काफी देर तक साइलेंट रहा। फाइनली मैंने धीरे से रिप्लाई किया, वो नहीं आ पाएगी। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया दरवाजा खुला। मैंने जल्दी से फोन काट दिया और लुआ की तरफ देखा जो अभी अभी लौटी थी। उसने अपनी आईब्रो ऊपर की। उसके डेलिकेट चेहरे पर एक ब्रिलियंट स्माइल थी। मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपने दिल में उसे साइलेंटली जवाब दिया, लेकिन बाहर से मैं बिना किसी हलचल के काम रहा। मेरी टोन भी इंडिफरेंट थी। ये कुछ नहीं है। लुआ ने भी माइंड नहीं किया। वो कैजुअली बोली, क्या तुम अभी अपनी सिस्टर को कॉल कर रहे थे? मैंने रिस्पॉन्स में हल्का सा कहा। बेडरूम में जाने के इरादे से खड़ा हुआ, लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों के बीच एक एम्बिग्यूअस एटमॉस्फेयर फैल गया। तो क्या तुमने अपनी सिस्टर को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताया? ये सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। वह स्माइल मेरी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम नहीं चाहती कि उसे पता चले? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, बात यह है कि तुम्हारी सिस्टर की पर्सनालिटी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके सबसे प्रीशियस छोटे भाई के साथ है तो वो तुरंत बीजिंग आ जाएगी और तुम्हें तब तक पीटेगी जब तक तुम बेड से उठने लायक न रहो। उसकी जोकिंग टोन सुनकर मेरी पलकें थोड़ी कांपी। मेरी आवाज काम रही। तो तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं या नहीं? मुझसे अचानक ये सवाल सुनकर लुआ ने अपनी आईब्रो ऊपर की। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? तुम और मैं 6 साल से साथ रह रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं अभी घर आई और तुम्हें गले लगाया। अगर बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या? मैं तुम्हारे साथ ये चीजें करती हूं। जैसे ही वो बोली, उसके गर्म होंठ मेरी गर्दन से छुए। मेरी बॉडी तुरंत टेंस हो गई। मैंने जल्दी से अपना सिर झुकाया और किसको अवॉइड किया। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। लुआ को लगा कि मैं शर्मा रहा हूं। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरा छोटा बॉयफ्रेंड इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी तुम अभी भी इतने शर्मीले क्यों हो? यह कहने के बाद उसने प्यार से मेरा सिर सहलाया, मुड़ी और बाथरूम की तरफ चली गई। कदमों की आवाज कम होते सुनकर मैंने आखिरकार खुद से एक बार फिर बुदबुदाया, बॉयफ्रेंड सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना? एक्चुअली मैं लुआ से पहली बार 8 साल पहले मिला था। वो और जांग यीरो कॉलेज रूममेट्स थे क्योंकि उनका क्लोज रिलेशनशिप था। जांग यीरो कभी कभी उसे घर ले आती थी। यंग लव बस शुरू ही हो रहा था। ऑलमोस्ट पहली नजर से ही मुझे ये ब्यूटीफुल बड़ी दीदी इतनी पसंद आई कि इसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया। लुआ ने भी ग्रेजुएशन पूरी की और अपने होमटाउन बीजिंग लौट गई क्योंकि मुझे उसकी याद आती थी। मैंने अपनी फैमिली के ऑब्जेक्शंस के खिलाफ जाकर गुपचुप तरीके से उसके शहर की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया क्योंकि मैं बहुत हैंडसम था। हाई स्कूल से ही कई लोगों ने मुझे परस्यू किया था। जंग हीरो मुझे एक अनजान जगह पर अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उसने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड लुआ को सौंप दिया, यहां तक कि मुझे उसके अपार्टमेंट में रहने दिया। शुरुआत में हम दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था। मैं स्टडीज में बिजी था। लुआ कार रेसिंग और डेटिंग में बिजी थी। उसके बॉयफ्रेंड ऑलमोस्ट हर 3 दिन में बदल जाते थे जब तक कि मेरे फ्रेशमैन ईयर का 2nd सेमेस्टर नहीं आया। लुआ पूरी तरह नशे में घर आई। मैंने नर्वस होकर उसका ख्याल रखा। देर रात हो चुकी थी। सोफे पर लेटे हुए उस इंसान को देखते हुए जो गहरी नींद में लग रहा था, मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया
उन सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाना चाहा। जैसे ही हमारी स्किन टच हुई, कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। लुआ ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। उसकी आवाज़ सॉफ्ट और प्लीजेंट थी। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? अपनी फीलिंग्स एक्सपोज होने पर मैं जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं, मैं नहीं करता। डिस्ट्रैक्ट होकर हंसने लगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तो फिर जब भी तुम मुझे देखते हो, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर बार जब मैं उसे चुपके से देखता था, उसे सब पता था। क्या करूं समझ नहीं आया। लुआ हंसी और मेरी गर्दन पकड़ी, मुझे होठों पर किस किया, जिससे मैं पूरी तरह डूब गया, बच नहीं सका। एक रात के बाद मेरी पीसफुल लाइफ पूरी तरह बदल गई। तब से लुआ जैसे सेटल हो गई थी, मुझसे डेटिंग करने पर फोकस्ड। मैंने अपनी फैमिली को भी बार बार मना कर दिया, जो चाहते थे कि मैं एक सूटेबल मैरिज के लिए घर वापस आ जाऊं। मजबूती से उसके पास बीजिंग में रहा। हर बार मेरी सिस्टर मुझसे पूछती थी, बीजिंग में कौन है जो तुम्हें वहां 6 साल से रोक कर रखा है और तुम वापस नहीं आ रहे? हर बार मैं लुआ के साथ अपने रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि मैं अपनी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड के साथ हूं। लेकिन लुआ ने मुझे हमेशा रोक दिया, कभी वजह नहीं जानी। जब तक कि कुछ दिन पहले की बात है। लुआ एक पार्टी में गई थी और उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी। मैं उसे लेने गया। उसका फ्रेंड नशे में था। मेरी तरफ इशारा करते हुए पछतावे के साथ कहा, कैसे इतना हैंडसम यंग मैन भी लुआ का विक्टिम बन गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं छोटे भाई, लुआ के चक्कर में मत पड़ना, ओके? वो एक हार्टलेस इंसान है। तुम और उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उससे पहले के सभी लोग सिर्फ यान के सब्स्टिट्यूट थे। ये पहली बार था जब मैंने लुओ यूशेन नाम सुना था। तब से मैं इसे भूल नहीं सका। काफी इंक्वायरी के बाद आखिरकार मुझे सच पता चला। लुआ और लुओ यूशेन एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। जिस साल वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लुओ यूशेन ने ब्रेकअप का प्रपोजल दिया। अब्रॉड जाने के लिए डिटरमिन्ड था। लुआ पास्ट में डूबी हुई थी और बच नहीं सकी, इसलिए उसने खुद को बिगाड़ लिया। एक ऐसी इंसान बन गई जो फूलों के बीच भटकती थी, लगातार नए बॉयफ्रेंड्स डेट करती थी, और हर बॉयफ्रेंड में कहीं न कहीं लुओ यूशेन की शैडो थी, जिसमें मैं भी शामिल था। ग्रेजुएशन के बाद लुआ ने फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने से मना कर दिया और रेस कार ड्राइवर बनने की जिद की। सब कुछ इसलिए क्योंकि लुओ यूशेन ने अपनी यूथ में कुछ कहा था, जो लड़कियां कार रेस करती हैं वे बहुत कूल होती हैं। मेरी फ्यूचर वाइफ एक रेस कार ड्राइवर होनी चाहिए। यूथ और सिंसियर फीलिंग सिर्फ एक इल्यूजन निकली। उस मोमेंट पर मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से घर जाकर शादी करने का फैसला किया। अब मुझे लुआ नहीं चाहिए थी और न ही मैं उसे अब पसंद करूंगा। अगली सुबह 6 बजे मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक ने मुझे टाइम पर जगा दिया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने लुआ को मिरर के सामने मेकअप करते हुए देखा। उसकी लिविंग हैबिट्स आमतौर पर इर्रेगुलर थीं। आज वो अचानक इतनी जल्दी उठ गई। मेरे इंप्रेशन में ये पहली बार था जब मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। वो मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। क्या आज ये आउटफिट अच्छा लग रहा है? वो नेचुरली एक क्लोथ्स हैंगर थी। नॉर्मली सिर्फ एक वाइट टी शर्ट में भी वो ब्यूटीफुल लगती थी। आज जानबूझकर थोड़ा ड्रेसअप होकर वो और भी इनडिस्क्राइबेबली ब्यूटीफुल लग रही थी। बस एक लैंग्वेड नज़र किसी को भी प्यार में डाल सकती थी। मुझे नहीं पता था कि अचानक उसने अपने आउटफिट की परवाह करना क्यों शुरू कर दिया। अगर ये पहले की बात होती तो मैं उसे देखकर इतना कैप्टिवेटेड हो जाता कि मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। लेकिन अब मैंने बस शांति से सिर हिलाया। बहुत ब्यूटीफुल। लुआ ने मेरी एबनॉर्मैलिटी नोटिस नहीं की। उसने अपने होंठ थोड़े घुमाए। आज मेरी एक गैदरिंग है, अच्छे बच्चे की तरह घर पर वेट करना। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए केक लाऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसे जाते हुए देखकर मैंने पीने के लिए एक गिलास पानी निकालने का सोचा, लेकिन देखा कि उसका फोन टेबल पर ही रह गया था। जब मैंने उसे उठाया तो गलती से अनलॉक बटन टच हो गया। स्क्रीन जल उठी, जिसमें यूशेन के नाम से सेव किए गए किसी व्यक्ति का नया मैसेज दिख रहा था। 8 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा। मैं आज की गैदरिंग के लिए वाकई लुकिंग फॉरवर्ड हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैसेज देखकर मेरे कदम रुक गए तो पता चला कि उसका मूनलाइट देश वापस आ रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो इतनी जल्दी उठी और केयरफुली मेकअप किया। उसकी आईब्रो से लेकर आंखों तक सब में खुशी झलक रही थी। अगले ही सेकंड फ्रंट डोर खुला। लुआ बीच रास्ते से वापस आई। जाने से पहले फोन लिया और उस पर मौजूद कंटेंट को देखा। उसके कदम थोड़े डगमगाए। मुझे देखते हुए खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुमने अभी मेरा फोन देखा? ये सुनकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी उठाईं। एक शांत नजर। नहीं। क्यों? लुआ फिर मुस्कुराई, जैसे उसने राहत की सांस ली हो। कुछ नहीं कहा, फिर मुड़ी और चली गई। ये पहली बार था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं उसे समझता ही नहीं था। उसके दिल में सब कुछ उसके फर्स्ट लव के बारे में था। सभी बॉयफ्रेंड्स को लुओ यूशेन के सब्स्टिट्यूट के रूप में ढूंढना। लॉजिकली देखा जाए तो उसे शायद मेरी परवाह नहीं थी, तो उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता कि मुझे सच पता चल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मुझे खोने का डर हो? मैं खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानना चाहता था। इसके अलावा
मैं समझ गया था कि लॉस पहले से ही एक फैक्ट था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं तुरंत कंप्यूटर पर बैठ गया और ड्राइंग सॉफ्टवेयर खोला। मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूं। घर जाने के बाद मैं वेडिंग मैटर्स में बिजी हो जाऊंगा। एस्टिमेटेड है कि लंबे समय तक काम नहीं कर पाऊंगा। जब तक फ्री हूं, मैंने बाकी ड्राफ्ट्स पूरे करने का प्लान बनाया। पूरी सुबह बिजी रहकर मैंने आधे दिन का काम पैकेज किया और एडिटर को भेज दिया। दोपहर में जब मौसम अभी भी अच्छा था, मैंने बहुत सारी चीजें निकाली। मैचिंग कप्स, की चेन, स्कार्फ, जैकेट। ये चीजें पिछले कुछ सालों की थीं। मैंने एक के बाद एक खरीदी थी, जिससे एक बड़ा बॉक्स भर गया था। बस इन चीजों को देखकर हर बार उन आइटम्स के आने की याद आ गई। मैं उन्हें लुआ के सामने लाता था, हमेशा चाहता था कि वो उन्हें यूज करे। जब मैंने उसका रिलक्टेंट लुक देखा, वे सभी आइटम्स जो छोटी लड़कियों को पसंद आते हैं। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं इन्हें बाहर पहनूं और दूसरी औरतें मुझ पर हंसे? इन बातों को सोचकर मैं बॉक्स लेकर नीचे गया। बॉक्स की चीजें कचरे में फेंक दी गईं। अब अच्छा है, अब कोई नहीं हंसेगा। सब कुछ सफाई से हैंडल करने के बाद मैं बस पीछे मुड़ने ही वाला था। जैसे ही मैं मुड़ा, मैं एक कूल एम्ब्रेस से टकरा गया। पता नहीं लुआ कब वापस आ गई थी। एक हाथ से मुझे संभालते हुए, एक हाथ से पसीने से भीगे बालों को सहलाया। तुमने क्या फेंक दिया? तुम्हारा सिर पसीने से क्यों भरा है? यूजलेस कचरा। मैंने शांति से एक बहाना ढूंढ लिया। लुआ को कुछ शक नहीं हुआ। मुझे ऊपर ले गई। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, कचरा ढोने वाली गाड़ी अभी अभी आई थी, शोर शराबा करते हुए। उस पूरे बॉक्स को ले जाते हुए देखकर उसने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं। किस तरह के कचरे में इतना सारा कचरा होता है? एक्चुअली अगर उसने सिर्फ एक बार देखा होता तो वो निशान ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे परवाह नहीं थी। मेरी आंखों में सेल्फ मॉकरी की एक झलक कौंधी। मेरी आंख के कोने ने उसके चेहरे पर अभी भी टिकी मुस्कान को नोटिस किया। मैं थोड़ा हैरान रह गया। लुआ की बादामी आंखें लोगों को कैप्टिवेट कर लेती थीं। जब वो मुस्कुराई तो लोग उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। शायद इस बात को जानते हुए ज्यादातर समय उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। बाहरी लोगों को लगता था कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उसकी मुस्कान सिर्फ सरफेस पर थी, वाकई दिल की गहराइयों तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पूरे दिन जब वो मुस्कुराई तो उसकी आंखों में दिल की गहराई से खुशी थी। वह पक्का लुओ यानशेन से मिली होगी। लग रहा था कि वो वाकई खुश थी। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर आए, लुआ ने देखा कि अपार्टमेंट काफी खाली हो गया था। उसने एक बार चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर सरप्राइज था। क्या कोई चोर घुस आया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं? कप कहाँ है? हगिंग पिलो भी गायब है। मैं जवाब देने ही वाला था कि लुआ के फोन की घंटी कुछ बार बजी। उसने मैसेज देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। बहुत जल्दी इस बात को दिमाग से निकाल दिया। अपने आप अपनी स्टडी में चली गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने इंस्ट्रक्ट किया, यिचिन, मुझे कुछ काम है, तुम पहले सो जाओ, मेरा वेट मत करना। मैं बिना कुछ पूछे अकेले बेडरूम में चला गया। दीवार पर घड़ी की सुई 12 बजे के पार हो गई। मेरे तकिए के नीचे रखे फोन ने पागलों की तरह वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। यिचिन, तुम्हें हैप्पी बर्थडे। यिचिन, 24वां बर्थडे मुबारक हो। केक खाना याद रखना। स्क्रॉल करने पर नीचे सभी बर्थडे विशेष थीं। डैड, मॉम, बड़े भाई, दोस्त, क्लासमेट्स, हजारों मील दूर, उन सभी ने अपनी विशेष भेजी थीं। सिर्फ पास रहने वाली गर्लफ्रेंड ही इस बारे में भूल गई थी, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कंप्यूटर पर चल रही मूवी बंद कर दी। माउस का यूज करके बॉटम राइट कॉर्नर पर क्लिक किया, जिससे वो चैट विंडो खुल गई जो बार बार पॉपअप हो रही थी। यह लुआ की लू यू शेन के साथ चैटिंग थी। उसे नहीं पता था कि उसका व्हाट्सएप लैपटॉप पर खुला है। इस तरफ की सभी बातचीत मैं देख सकता था। मैंने उन दोनों को पास्ट से लेकर प्रेजेंट फिर फ्यूचर तक लंबी और घनी बातचीत करते देखा। लुआ ने मेरे बारे में एक सेंटेंस भी मेंशन नहीं किया था। सही बात है, आखिर मैं तो बस कंफर्ट के लिए एक सब्स्टिट्यूट था। मेंशन करने लायक क्या था? मैंने उस घनी बातचीत को देखा। अभी भी अपडेट हो रही थी। पावर बटन दबा दिया। अगले दिन डोरबेल की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें मली और लिविंग रूम में गया। फिर लुआ को देखा। पता नहीं वो कब जागी, फूलों का बुके पकड़े हुए, बर्थडे केक लिए हुए, पीछे मुड़ी। यिचिन, क्या तुमने पहले ही केक ऑर्डर कर दिया था? तुम अचानक केक क्यों खाना चाहते हो? कमरा कुछ सेकंड के लिए साइलेंट रहा। मैं आखिरकार धीरे से बोला, ये मेरा बर्थडे है। शायद मेरे किसी दोस्त ने इसे डिलीवर करवाया है। यह सुनकर लुआ अपनी जगह पर जमी रह गई। उसने अनजाने में दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर देखा। तब जाकर उसे पता चला कि आज 26 जुलाई है। वो मेरा बर्थडे भूल गई थी। लुआ की आंखों में गिल्ट की एक झलक कौंधी। उसने जल्दी से अपने हाथ की चीजें नीचे रखीं और मुझे बेडरूम की तरफ धकेला। आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो डेट पे बाहर चलते हैं। तुम क्या खाना चाहते हो? जरूरत नहीं है,
घर पर रहना ही ठीक है। मैंने इस सजेशन को रिफ्यूज कर दिया, लेकिन लुआ बाहर जाकर सेलिब्रेट करने की जिद पर अड़ी रही। यहां तक कि उसने वार्डरोब से एक शर्ट निकाली और मुझे दी। बहस न कर पाने की वजह से मुझे कुछ देर के लिए बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसके साथ बाहर गया। हम दोनों नाश्ते के लिए अपने एक पुराने फेवरेट रेस्टोरेंट गए, फिर एक नई रिलीज हुई मूवी देखी, उसके बाद मॉल गए और कुछ राउंड चक्कर लगाए। रास्ते में मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम रुका। वापस आने पर मैंने उसे फोन पर देखा। वो अपनी फैमिली से एक बहुत महंगी घड़ी ऑर्डर करने में हेल्प मांग रही थी। ये घड़ी कोइंसिडेंस से वही थी जिसे आधा महीना पहले मैंने एक मैगजीन में पहली नज़र में पसंद किया था। उसका एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखकर मेरा दिल अजीब इमोशन से भर गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस घड़ी को मैंने बस कुछ ही बार देखा था। उसने अपने दिल में वो बात तो याद रखी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बर्थडे वो पूरी तरह भूल गई। क्या वो वाकई नहीं समझती? ध्यान से सोचने पर शायद वो समझ सकती थी। लू यू शेन के वापस आने से पहले वो मुझे अपना कंपेनियन मानती थी, इसलिए हर चीज पर ध्यान देती थी। लेकिन लू यू शेन के लौटने के बाद उसने अपना सारा अटेंशन लू यू शेन पर ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए मुझसे रिलेटेड चीजें वो पूरी सुबह भूलती रहीं। मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो पा रहा था। किसी भी चीज को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुआ ने नोटिस किया कि मेरा मन कहीं और है। उसने मेरा सिर सहलाया। बर्थडे बॉय इतना दुखी क्यों लग रहा है? क्या तुम आज के मेरे प्लान से सेटिस्फाइड नहीं हो? अब सोचता हूं तो उसे हमेशा मेरा सिर सहलाना पसंद था। सबकॉन्शियसली वो मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह मानती थी, प्रेमी की तरह नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और कहने ही वाला था कि थक गया हूं, घर जाना चाहता हूं। लुआ ने पहले ही एक टैक्सी बुला ली थी और एक रिसॉर्ट का एड्रेस दिया। मेरी सरप्राइज नजरों का सामना करते हुए उसने अपनी आईब्रो ऊपर की। क्या तुम हमेशा नहीं कहते थे कि तुम मेरे दोस्तों से मिलना चाहते हो? आज सब लोग फ्री हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। क्या इससे तुम थोड़े खुश हो सकते हो? ये अनएक्सपेक्टेड शेड्यूल देखकर मैं थोड़ा हैरान था। पहले लुआ मेरे फैमिली और फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती थी, फिर मैंने उसके दोस्तों से मिलने का सोचा, लेकिन हर बार वो मना करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ लेती थी। काफी समय बाद मैंने ये कहना बंद कर दिया। अब जब मैं बीजिंग छोड़ने वाला हूं तो वो अपने दिल में थोड़े गिल्ट की वजह से मुझे ले जाना चाहती है। इस दुनिया की चीजें वाकई आयरनिक हैं। टैक्सी पहाड़ की तरफ रुकी। लुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और रिसॉर्ट में एंटर किया। भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। बूम! कई आवाजें आईं, कागज की कतरने, कॉन्फेटी और रिबन आसमान से गिरे। लोगों का एक ग्रुप शोर मचाते हुए दरवाजे से बाहर निकला, मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। ये सीन देखकर लुआ ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे सिर से रिबन हटाते हुए पास आ रहे कई क्लोज फ्रेंड्स को पीछे हटाया। केयरफुल रहो, मेरे बेबी को मत डराओ, ये काफी शर्मीला है। इससे पहले कि बात पूरी होती वो साइलेंट हो गई। उसने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा, लू यून शेन। इसके उलट बहुत शांत था। मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तुम इतने सालों से अब्रॉड थे, लंबे समय से ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया। आज सुबह मैंने सुना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे प्लान कर रही हो। सोचा मैं भी इस फन में शामिल हो जाऊं। क्या मेरा स्वागत नहीं है? लुआ ने कोल्ड नजरों से चारों ओर देखा। हर किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत खो दी। सब अवॉइड करने लगे, जैसे इसमें शामिल ही न हो। एटमॉस्फेयर को ठंडा होते देख मैंने बहुत पोलाइटली अपना हाथ आगे बढ़ाया और ग्रीट किया। पहली बार आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जांग यीचिन हूं। लू यू शेन ने कुछ देर तक मुझे घूरा, जैसे अचानक कुछ समझ गया हो, आधा मुस्कुराते हुए और आधा नहीं। उसने मेरा हाथ थामा। हेलो, मैं लू यू शेन हूं। मैं लुआ का दोस्त हूं। यीचिन, क्या तुम्हें अभी तक किसी ने बताया नहीं? हम थोड़े एक जैसे दिखते हैं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लुआ का हाथ जिसने मेरी बाहें पकड़ रखी थीं अचानक टाइट हो गया। मैं शांत रहा। क्या ऐसा है? फिर तो हमारा काफी कनेक्शन है। ठंडा माहौल देखकर आसपास के लोगों ने तुरंत चीजें नॉर्मल करना शुरू कर दी। जान पहचान वालों का एक ग्रुप ड्रिंक करने और गेम्स खेलने के लिए इकट्ठा हुआ। बर्दाश्त से बाहर शोर था। मैं किसी को नहीं जानता था, भीड़ में घुसना पसंद नहीं था, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया। लुआ हालांकि मेरे पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दाईं ओर की टेबल पर टिकी थीं। मैंने उसकी नजर का पीछा किया तो देखा कि लू यू शेन सबसे ज्यादा लाइवली था। पहले तो उसने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जब लू यू शेन ने शराब का गिलास उठाया तो वो और नहीं बैठ सकी। अचानक खड़ी हुई और वहां चली गई। एक हाथ से वो वाइन ग्लास छीन लिया। आवाज में नाराजगी थी। तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है, फिर भी पी रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्योंकि उसकी आवाज बहुत एजिटेटेड थी, पूरा हॉल साइलेंट हो गया। सबने अपनी नजरें वहां घुमा लीं। लू यून शेन ने अपने हाथ में पासा डाइस घुमाया। उसके होठों का कोना एक मीनिंगफुल स्माइल में मुड़ा। इतने सालों बाद भी तुम्हें ये याद है? लुआ को कुछ कहने का मौका नहीं मिला।
उसके पास खड़े कुछ नशे में धुत क्लोज फ्रेंड्स अचानक चिल्लाते हुए आगे आए। लुआ, तुम वो साल कैसे भूल सकती हो जब तुम दोनों प्यार में थे? इस रोमांटिक आदमी की आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह थी। ये सुनकर लुआ ने अनजाने में अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। उसने डांटा, अगर तुमने ज्यादा पी ली है तो जाकर नशा उतारो, यहां खड़े होकर बकवास कर रहे हो। लोग उसकी डांट से पीले पड़ गए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि मैं यहां था। जल्दी से बीच बचाव किया, कम पियो, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो अगला राउंड। अपनी छाती में उमड़ते इमोशंस को दबाने के बाद सीन का जमा हुआ एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया। लुआ सोफे पर वापस आई, टेबल से फ्रूट जूस का गिलास उठाया और मुझे थमा दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, गिलास लिया और कुछ घूंट पी लिए। मेरा ये शांत बर्ताव इसके उलट लुआ को और भी वॉरिड और अनईजी बना रहा था। वो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, लू यू शेन हार गया है। मैं ड्रॉ करता हूं, मुझे देखने दो। तुमने ट्रूथ क्वेश्चन निकाला है। सवाल यह है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिकॉन्सिल पैचअप करना चाहोगे? सन्नाटे के उस मोमेंट में लू यू शेन ने लुआ की तरफ देखा, अपने होंठ थोड़े घुमाए। कभी नहीं। जैसे ही ये दो शब्द कहे गए, कमरे का एटमॉस्फेयर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लू यू शेन फिर से अनजान बना रहा और ईगरली नया गेम शुरू करने के लिए कहा। लोगों का एक ग्रुप उसे खुश करने में लगा था, जबकि लुआ के कोल्ड फेस को चुपके से देख रहा था, जैसे वो चाहती हो पूरी जगह को तहस नहस कर देना चाहती हो। किसी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सबसे नए राउंड में लू यू शेन फिर से हार गया। जैसे ही वो सजा स्वीकार करने वाला था, लुआ से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर ले भागी। वहां मौजूद लोगों ने शायद इस सीन की उम्मीद पहले से ही की थी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर कोई अपना खेल खेलता रहा, लेकिन फर्श से छत तक लगे शीशे, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के पार से मैं उन दो परछाइयों को देख सकता था जो कुछ ही दूरी पर बहस कर रही थीं। बाहर से उनकी उस तीखी बहस की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस सीन को देखते हुए मेरी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस कौंध गए। मेरे इंप्रेशन में लुआ को किसी भी चीज की परवाह नहीं लगती थी। वो हमेशा बिना किसी चिंता के एक आलसी मुस्कान पहने रहती थी। 8 साल से उसे जानने के बाद मैंने पहली बार उसे इस तरह अपना कंट्रोल खोते हुए देखा था, और वो भी लू यू शेन के कभी नहीं की वजह से। सच है, जब प्यार न मिले तो हर कोई बराबर का बेचारा होता है। आखिर तक बहस चलती रही। लुआ इतनी गुस्से में लग रही थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिना पीछे मुड़े चली गई। लुओ यू शेन को अकेला वापस आते देख सबको एहसास हो गया कि अब ये पार्टी खत्म करनी होगी। सबने जाने के बहाने ढूंढ लिए और मैं, इस पार्टी का भूला हुआ हीरो, इस अफरा तफरी के बीच खड़ा हो गया। जाने से पहले मैं वॉशरूम की तरफ रुका। दरवाजे के पीछे से मुझे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। एक मोमेंट बाद अचानक आवाज आई। ये उस यंग मैन की आवाज थी जो वाइन टेबल पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था। यू शेन, क्लियरली तुम अभी भी लुआ को पसंद करते हो। इस बार वापस आना भी उसी के लिए है। फिर तुमने अभी वे शब्द क्यों कहे? उसे गुस्सा दिलाकर जाने दिया। तुम इस तरह पैचअप, रेकनसाइल कैसे कर सकते हो? पानी चलने की आवाज के बाद लू यू शेन बिना किसी बहस के हंसते हुए बोला, मैं उसे 8 साल पहले की बात कैसे याद दिलाऊं? मैं बस चाहता हूं कि उसे वो फीलिंग याद आए जब हमारा ब्रेकअप हुआ था। दिल के पार होने वाला वो दर्द और एक तरफा प्यार। इस तरह वो मुझे हमेशा याद रखेगी, है ना? 8 साल। तुम और कितना चाहते हो कि वो याद रखे? देखो, उसने जितने भी बॉयफ्रेंड्स ढूंढे, हर कोई तुम्हारी तरह दिखता है। हालांकि ये वाला लंबे समय से प्यार में है, पर लगता है जैसे वो सिर्फ टाइम पास कर रही है। देखो, आज उसका बर्थडे है, फिर भी लुआ की आंखें और दिमाग सब तुम पर हैं। एक्चुअल हीरो एक इनविजिबल इंसान की तरह है। वाकई मुझे हंसी आ रही है। अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए सुनकर लू यू शेन भी हल्का सा हंसा, फिर धीरे से बोला, तुम नहीं समझते। ल्यू फैमिली बीजिंग का एक रईस खानदान है। हमारी पर्सनालिटी और अपीयरेंस सब आउटस्टैंडिंग है। ल्यू फैमिली तब मेरे ऑर्डिनरी बैकग्राउंड को ज्यादा भाव नहीं देती थी। वे पक्का उसके लिए एक मैचिंग हस्बैंड ढूंढ लेंगे। मैं आज सिर्फ इस तरीके से उसका दिल पूरी तरह अपना बना सकता हूं। हालांकि हमारी बहस हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो शांत हो जाएगी तो मैं उसे कैजुअली सुलह का रास्ता दे दूंगा। वो पक्का अपना गुस्सा भूलकर वापस आ जाएगी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला। मैं उनके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा था, शोर सुन रहा था। सिंक के पास खड़े लोगों ने अपना सिर घुमाया, ये देखकर कि वो मैं हूं। लू यून शेन काफी देर तक हैरान रहा, फिर जाकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। ये चिन, तुम यहां क्यों हो? जो बातें हमने अभी कहीं तुमने वे नहीं सुनी, है ना? मैंने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखते हुए धीरे धीरे सिंक की तरफ बढ़ा। आवाज इंडिफरेंट थी, सब कुछ सुन लिया। लू यू शेन को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांति से मान जाऊंगा। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बेहद गंदा, अगली हो गया। उसके दोस्तों को भी लगा कि कुछ गलत है
और वे उसकी तरफ से मुझे सबक सिखाने ही वाले थे। मैंने नल खोल दिया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जो लोग सच्ची फीलिंग्स का कैलकुलेशन करते हैं उन्हें कभी सच्ची फीलिंग्स नहीं मिलती। इस एक सेंटेंस ने लुओ यूशेन को स्पीचलेस कर दिया। उसकी आंखें गुस्से, इंडिग्नेशन से भरी थीं। उसकी नज़र मेरी आंख के कोने वाले तिल मोल पर पड़ी और अचानक सब क्लियर हो गया। अब उसने दिखावा करना छोड़ दिया। उपहास करते हुए बोला, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हो, तुम्हें लुआ का प्यार तक नहीं मिल रहा। मेरे सामने खड़े होने का तुम्हें क्या हक है? सच्ची फीलिंग्स की बात कर रहे हो। बस ये नहीं पता कि इस भगवान की छोड़ी हुई जगह पर किसे अकेला छोड़ दिया गया था। बॉयफ्रेंड होना कितना बेचारापन है। उन्होंने कुछ देर मजाक उड़ाया और फिर चले गए। मैंने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। लुआ ने मेरी सच्ची फीलिंग्स के साथ खेला और लू यूशेन उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। शायद ये वाकई कर्मा का फल, कार्मिक रेट्रिब्यूशन है। मैं टैक्सी बुलाने के इरादे से दरवाजे की तरफ गया, पर अचानक याद आया कि ये पहाड़ पर बना एक रिसॉर्ट था। यकीनन सभी ऐप्स ने आसपास कोई कार नहीं दिखाई। मुझे नहीं पता कि क्या लू यूशेन ने जानबूझकर लुआ की क्लोज सिस्टर्स को बताया था, क्योंकि एक के बाद एक 10 से ज्यादा कारें मेरे पास से गुजरीं, पर एक ने भी लिफ्ट देने की बात नहीं की। लू यूशेन को आखिरी कार लेकर जाते हुए देखते हुए वो कार की खिड़की खोलकर मुझे घमंडी नजरों से देखना नहीं भूला। मैं उसके बदले विंडिक्टिव की नीयत समझ गया था। हल्का सा मुस्कुराया, मुड़ा और पहाड़ से नीचे पैदल चलने लगा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, बस झिंगुरों सिकाडास की आवाज साथ दे रही थी। मैंने अपना दिमाग खाली छोड़ दिया और मेरे सिर में कई यादें कौंध गईं। फिल्म के सीन की तरह, जिसने मुझे अनरियल महसूस कराया। प्यार में एक सब्स्टिट्यूट, देश वापसी, बर्थडे, सच्ची फीलिंग्स। मुझे अचानक थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि अगर लुआ को पता चलता कि अपने फर्स्ट लव के लिए उसने खुद को 8 साल तक टॉर्चर किया, जबकि वो सब सिर्फ लू यूशेन की एक चाल, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थी, तो उसे कैसा महसूस होता। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 9 बजे बज चुके थे। मैंने अपने जूते उतारे, पैरों के छालों, ब्लिस्टर्स को देखकर ठंडी सांस ली और मेडिसिन बॉक्स उठाया। घावों का इलाज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गया था। नहाने के बाद सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो कमरे में सब कुछ कल जैसा ही था। मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कि लुआ कहाँ गई थी। घावों की पट्टी बदलने के लिए उठा ही था कि जांग यीरो का फोन आ गया। यीचिन, क्या तुम कल जल्दी सो गए थे? तुमने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फियांसे ने तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत सारे सरप्राइज तैयार किए हैं। उसने न सिर्फ मुझसे तुम्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करने को कहा, बल्कि घर के लिए बहुत सारी चीजें भी खरीदी हैं। तुम वापस आते ही उन्हें यूज कर सकते हो। कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट ढूंढा है वो बुरा नहीं है ना? मैंने नोटिफिकेशन बार खोला, वाकई 60 मिलियन का ट्रांसफर देखा। मैं जवाब देने ही वाला था कि पूरी रात गायब रही लुआ अचानक वापस आ गई। कैसा प्रॉस्पेक्ट? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ जांग यीरो तुरंत एक्साइटेड हो गई। यीचिन, वो अभी कौन बोला? लुआ इस वक्त तुम्हारे घर पर क्यों है? मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने कैजुअली एक बहाना बनाकर फोन काट दिया। मेरी टेंस हालत देखकर लुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर उदास होने का नाटक किया। तुमने फोन क्यों काट दिया? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से बात क्यों नहीं करने दी? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के लायक नहीं हूं? मैं उसके मजाक का जवाब नहीं देना चाहता था। शांति से वापस पूछा, क्या तुम हमेशा ये नहीं चाहती थी कि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता न चले? लुआ की मुस्कान उसके होठों पर जम गई। मेरी इंडिफरेंट शक्ल देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद मैं गुस्से में हूं। वो मेरे पास आई, किसी जादूगर की तरह मेरा हाथ खींचा और मेरी हथेली पर घड़ी रख दी। सॉरी, कल मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें रिसॉर्ट में भूल गई। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? मुझ पर इस तरह का झूठा बहाना, फ्लॉड लाई आजमाने के बाद क्या उसे लगा कि मैं उसे पक्का माफ कर दूंगा? मैंने उसे घूरा, कुछ नहीं कहा। इसके अलावा घड़ी एक्सेप्ट नहीं की और काफी देर तक मेरे रिस्पॉन्स का वेट करती रही। लुआ ने घड़ी पकड़े हुए एक आह भरी और उसे मेरी आंखों के सामने लहराया। तुम आजकल इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने आखिरकार अपनी नजरें हटाईं, खिड़की के बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरा एक दोस्त है, उसे हाल ही में पता चला कि जिस गर्लफ्रेंड को वो लंबे समय से डेट कर रहा था वो उसे धोखा दे रही थी। उसे सच पता चला और उसने मुझे ये बात बताई। मुझसे पूछा कि क्या उसे आखिर में उसे माफ कर देना चाहिए। तो इतनी छोटी सी बात की वजह से। वो कुछ देर हंसी और एक जवाब दिया, बहुत रैशनल बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर ये धोखा है तो वो माफी के लायक नहीं है। अगर ये धोखा है तो वो माफी के लायक नहीं है। मैंने उसकी टोन की नकल की और इस सेंटेंस को एक बार दोहराया। लुआ मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए फिर से मेरे बाल सहलाए। सही कहा मेरे छोटे भाई, फ्यूचर में कभी धोखा मत खाना, ओके? उसके इस जेस्चर को देखकर आखिरकार मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। चलो हम दोनों इस सेंटेंस को याद रखते हैं।
लुआ ने भौहें सिकोड़ी और पूछने ही वाली थी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, तभी उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने देखा नहीं, बस कैजुअली आंसर बटन दबा दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन है? ये मैं हूँ लुआ, चलो बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। मैंने सुना कि वो लू यू शेन की आवाज थी। लुआ के एक्सप्रेशन कुछ सेकंड के लिए जम गए, फिर जल्दी ही नॉर्मल हो गए। उसने एक शांत सवाल पूछा, जल्दी से फोन काटा और फिर जाने का एक बहाना ढूंढ लिया। टेबल पर छोड़ी हुई घड़ी को देखते हुए मैं खड़ा हुआ और कमरे में चला गया। 2 घंटे तक ड्राफ्ट्स पर काम किया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा। कैजुअली फ्रेंड सर्कल खोला तो देखा कि लू यू शेन ने, जिसने कल ही मुझे ऐड किया था, आधे घंटे पहले एक स्टेटस पोस्ट किया था। 8 साल बीत गए, तुम आज भी वही लड़की हो, बस मुझे थोड़ा मनाने की जरूरत होती है और तुम नरम पड़ जाती हो। ये अच्छा है। नीचे दी गई फोटो में क्रैफिश की एक प्लेट थी और एक हाथ उसके छिलके छील रहा था। उस पतले हाथ और कलाई पर वही जानी पहचानी घड़ी देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और फोन बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लुआ एक बार भी वापस नहीं आई। बस कभी कभी मैसेज भेज देती थी कि वो बिजी है। लू यू शेन के फ्रेंड सर्कल के जरिए मुझे उसका शेड्यूल क्लियरली पता था। सनराइज देखने के लिए समुद्र किनारे जाना, आतिशबाजी देखने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाना, कैंपिंग के लिए शहर के बाहर जाना। मुझे पता था कि लू यू शेन ने ये मुझे दिखाने के लिए पोस्ट किया था, लेकिन मैंने वैसा कोई हंगामा नहीं किया जैसा उसने इमेजिन किया था। बस पूरे दिल से सामान पैक करने में बिजी रहा। बीजिंग में बिताए सालों में मैंने कई चीजें खरीदी थीं। उन्हें अलग अलग हिस्सों में छांटने में भी कई दिन लग गए। मैंने सभी महंगी चीजें डोनेट कर दीं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सामान ले जाने के बाद मैं बस आराम करने ही वाला था कि लुआ के फोन से कॉल आया, लेकिन बात करने वाला वो नहीं थी। वो उसकी क्लोज फ्रेंड सू वोंगशिन थी। यीचेन लुआ का किसी के साथ झगड़ा हो गया है और वो एक लाइफ और डेथ रेस में पार्टिसिपेट करने का प्लान कर रही है। प्लीज जल्दी क्लब आओ और उसे समझाओ। ये शब्द सुनते ही मेरी दाईं पलक अचानक कुछ बार फड़कने लगी। कार आने पर चाबी लेने से पहले मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। गेट पर वेट कर रही सू वोंगशिन तुरंत रास्ता दिखाने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में उसने पूरी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले यान शेन ने एक ऑक्शन में प्रार्थना की माला देखी थी। लुआ बाथरूम गई थी और किसी और ने उसे खरीद लिया। उसने देखा कि उसे वो वाकई बहुत पसंद आई थी, इसलिए उस इंसान से उसे वापस खरीदने की डिमांड की। वो इंसान भी एक रेस कार ड्राइवर था जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो उसने कहा कि वो एक बड़ी शर्त लगाना चाहता है। दोनों ने कहा कि वे एक बार रेस करेंगे, जो जीतेगा उसे वो माला मिलेगी। अगर ये नॉर्मल रेसट्रैक होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, लेकिन उन्होंने डेथ रोड को चुना है। वो रास्ता बेहद डेंजरस है। अगर शूमाकर भी आए तो वहां से सही सलामत निकलना मुश्किल होगा। यीचिन, तुम लुआ के बॉयफ्रेंड हो, प्लीज उसे समझाने का कोई तरीका ढूंढो। जब दोनों सीन पर पहुंचे तब तक पता चला कि बहुत देर हो चुकी थी। कई क्लोज फ्रेंड्स बड़े स्क्रीन पर रियल टाइम इमेजेस देख रहे थे। सबकी धड़कनें तेज थीं। बहुत देर हो गई। वे शुरू कर चुके हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम अंकल ल्यू को क्या जवाब देंगे? शू, ऐसी मनहूस बातें मत करो। मुझे पता था। जब तक ये लू यान से रिलेटेड है, ये लड़की एक पागल औरत की तरह है। उसे 10 घोड़े भी पीछे नहीं खींच सकते। पहले तो सिर्फ लड़ाई थी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा जुर्माना लग जाता था। अब अपनी जान दांव पर लगा रही है। वाकई अपना दिमाग खो चुकी है। ये शिकायतें सुनकर सू वोंग ने लंबी सांस लेते हुए जल्दी से अपने दोस्तों को कोहनी मारी। सबने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा, फिर चुप हो गए। कुछ मिनटों बाद दूर से 2 इंजनों की आवाज आई, जो धीरे धीरे और क्लियर होती गई। मैंने स्क्रीन पर दोनों कारों को बारी बारी से आगे निकलते देखा, फिर आखिरी 3 किलोमीटर की ओर देखा। मेरी भौहें बुरी तरह सिकुड़ी हुई थीं। कुछ मिनट बाद 2 रेस कारें सबके सामने आ गईं। इसका मतलब था कि रेस खत्म होने वाली थी। लुआ की कार लीड में थी, लेकिन फासला ज्यादा नहीं था। आखिरी किलोमीटर के क्रूशियल स्प्रिंट पर स्क्रीन पर लगातार बदलते नंबरों को देखते हुए हर कोई गुस्से में चिल्लाया, लुआ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने उनकी नजर का पीछा किया तो देखा कि वो काली रेस कार बिजली की तरह इतनी तेजी से गुजरी कि सिर्फ एक परछाई देखी जा सकती थी। आखिरी कुछ मीटरों में लुआ ने स्पीड कम नहीं की और फिनिश लाइन को सबसे पहले पार किया। जीतने के लिए उसने जो कीमत चुकाई वो थी फिनिश लाइन के पार शॉक एब्जॉर्बर्स का चकनाचूर हो जाना। फिर इंसान और कार दोनों पलट गए। रेस खत्म हुई। फिनिश लाइन पर वेट कर रहे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। खून से लथपथ लुआ को बचाया गया। उसे खून की उल्टियां हो रही थीं। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। प्रार्थना की माला यू शेन को दे देना। आज की बात का मेंशन मत करना। बेहोश होने से पहले लुआ ने सिर्फ यही आखिरी सेंटेंस कहा। ये इकलौता सेंटेंस ल्यू यू शेन के लिए था, जबकि मैं उसके पास खड़ा वेट कर रहा था, बिना किसी मतलब के, बस एक मामूली अंतर के साथ। लुआ के बाएं हाथ की हड्डियां ऑलमोस्ट टूट चुकी थीं। उसका करियर लगभग रुक गया था। सर्जरी के बाद भी वो कोमा में थी।
मुंह से लगातार लुओ यानशेन का नाम बुदबुदा रही थी। उसे सपनों में भी बेचैन और डरा हुआ देख रहा था। खो जाने का डर। मैंने खामोशी से अपनी नजरें हटा लीं। एक रात बीत गई। एनेस्थीसिया का असर कम हुआ। लुआ ने अपनी आंखें खोलीं और हॉस्पिटल के बेड के पास मुझे थके हुए देखा। उसका दिल थोड़ा नरम हुआ। क्या तुम पूरी रात बिना सोए मेरी देखभाल करते रहे? मैंने धीरे से अपनी भौहें सहलाईं। जैसे ही उसने मेरी आंखों में थकान देखी, उसका दिल भर आया और उसने मेरा सिर सहलाया। तुमने बहुत मेहनत की है, मैंने शांत आवाज में कहा। मेहनत की बात नहीं है, तुम मेरी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो। लिहाज और फर्ज दोनों के नाते मुझे तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना ही चाहिए था। मेरा ये शब्द कहना बहुत एबनॉर्मल था। लुआ को लगा कि मैं किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रेस करने की वजह से उससे नाराज हूं। वो एक्सप्लेन करने ही वाली थी, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसे एहसास हुआ कि कोई भी एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। खुशकिस्मती से मैंने कुछ पूछा नहीं। उसने भी इसके बारे में बात नहीं की। फिर उसने सब्जेक्ट बदल दिया। इस दौरान क्या कोई मुझसे मिलने आया था? तुम्हारे दर्जनों क्लोज फ्रेंड्स और क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी। लुआ के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक कड़वाहट बची थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उसकी आंखों की गहराई में कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ वे ही और कोई नहीं। मुझे सिर हिलाते देख उसका एक्सप्रेशन अचानक ठंडा पड़ गया। पूरी सुबह उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं जानता था कि वो किसका वेट कर रही थी, पर मैंने कुछ नहीं बोला। लुआ कई दिनों तक हॉस्पिटल में रही। मैंने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा और दिनों तक उसकी देखभाल की। डिस्चार्ज के दिन मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मेरी आंखों में हार्ट-अटैक की एक झलक कौंधी। ये चिन, पिछले कुछ दिनों के लिए थैंक यू। मैंने सामान उठाया, एक्सप्रेशन बहुत शांत थे। थैंक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने बीजिंग आया था तब तुमने मेरी सिस्टर की बात मानी थी और हमेशा मेरा ख्याल रखा था। समझो कि मैं बस वही एहसान चुका रहा हूं। हालांकि ये कुछ दिन उन कई सालों के बराबर नहीं है, लेकिन बीजिंग में बिताए मेरे सालों ने शायद तुम्हें कोई परेशानी नहीं दी होगी। चलो इसे बराबर मानते हैं। ये दूसरी बार था जब मैंने हमारे रिलेशनशिप को अलग किया था। ये शब्द सुनकर लुआ को लगा कि कुछ सही नहीं है। वो मुझे देखे बिना नहीं रह सकी। हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। ये एहसान चुकाने या न चुकाने की क्या बात है? फ्यूचर में मैं तुम्हारा ख्याल रखना जारी रखूंगी। मैंने उसकी नजरें अवॉइड की। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनी न जा सके। अब कोई फ्यूचर नहीं होगा। घर वापस आकर मुझे एडिटर का फोन आया। यिचिन, तुम्हारी जो कॉमिक बुक अभी रिलीज हुई है वो बहुत पॉपुलर हो गई है। अब रीडर्स अगला पार्ट देखना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? इन दिनों मैं हॉस्पिटल में बिजी था। मुझे इस बारे में अभी पता चला। एडिटर ने मुझे इस सक्सेस का फायदा उठाने के लिए हर तरह से मनाने की कोशिश की। एक सीक्वल बनाने को कहा, पर मैंने पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि पूरी कॉमिक मुझ पर और लुआ पर बेस्ड थी, एक सच्ची लव स्टोरी के मॉडल के रूप में। मैंने सच पता चलने के मोमेंट पर ही इसे खत्म करने का प्लान बनाया था। इसे आगे बनाना बस एक फालतू चीज होती। काफी समय बाद अपना वेबो अकाउंट खोला। नीचे कमेंट्स की बाढ़ देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे आखिरकार थोड़ा खुश देखकर लुआ भी मुझे चिढ़ाने के लिए करीब आई। कॉमिक का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मैं अपने नन्हे कॉमिक आर्टिस्ट के लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी। कैसा रहेगा? मुझे उसे रोकने का मौका नहीं मिला। उसने पहले ही अनगिनत मैसेज भेज दिए थे। मैं बस अपना इनकार पीकर रह गया। कोई दूसरा टॉपिक ढूंढा। क्या तुमने कॉमिक पढ़ी? नहीं, मैं उसे नहीं पढ़ सकती। एक यूथ कॉमिक में क्या ही ड्रॉ किया होगा? तुम बस मुझे बताओ। अभी तक उसे देखा नहीं था, फिर भी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करने की जिद कर रही थी। बस लिू यू शेन से एक बार फिर मिलने का एक बहाना था। सही बात है। लुआ की उंगलियां कीबोर्ड पर टाइप कर रही थीं। एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे। मैंने शब्द बर्बाद नहीं किए। खड़ा हुआ और कमरे में वापस चला गया। इस बार सेलिब्रेशन पार्टी के लिए लग्जरी होटल मूनलाइट को चुना गया। लू यू शेन वाकई आया, पर अकेला नहीं। वो एक फीमेल फ्रेंड को साथ लाया था। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर लगातार बातें कर रहे थे। लुआ ने ये देखा तो जैसे उसके हाथ का गिलास ही टूट जाएगा। मैंने उसके मूड पर ध्यान नहीं दिया। खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। बाहर आते समय मुझे अंडर रिपेयर के साइन वाला एक दरवाजा दिखा। मैं सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी दीवार के कोने से अचानक एक आकृति दिखाई दी। वो वही गर्लफ्रेंड थी जिसे लू यू शेन लाया था। उस औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें मुझे प्रोवोकेटिव तरीके से देख रही थीं। वो लगातार हंस रही थी और रास्ता छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। उससे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और वह अपना चेहरा मेरी तरफ बढ़ा रही थी। इस अचानक हुई हरकत से मेरा चेहरा पीला पड़ गया। इंस्टिंक्टिवली मैंने विरोध करने के लिए अपना हाथ उठाया। तुम क्या कर रही हो? उस औरत ने अपनी भौहें ऊपर की। उसकी मुस्कान में एरोगेंस और वल्गैरिटी थी। तुम क्या दिखावा कर रहे हो?
यू शेन ने मुझे बताया था, तुम औरतों के लिए बहुत भूखे हो, है ना? अब उसके साथ मत लड़ो। मेरे साथ रहने के बारे में क्या ख्याल है? जैसे ही उसने ये कहा, वो मुझ पर दबाव बनाने लगी और मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे पूरी ताकत से पीछे धकेला, टेबल से एक फ्लावर पॉट उठाया और बिना सोचे समझे एक बूम की आवाज के साथ सीधे उसके सिर के पीछे दे मारा। उस भयानक चेहरे वाली औरत का शरीर ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। मैंने उसे एक बार भी देखने की हिम्मत नहीं की। मुश्किल से बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही बाहर आया, मैंने देखा कि लू यू शेन बाहर वेट कर रहा था। गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, अपनी बांह घुमाकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। लू यून शेन, तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना? मेरी गुस्से वाली हालत देखकर लू यू शेन बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। वो मुस्कुरा भी सकता था। तुम्हारा मतलब उस गर्लफ्रेंड से है? हाँ, मैंने जानबूझकर ये अरेंज किया था। तो क्या मैंने भी ये तुम्हारे प्रति सहानुभूति की वजह से किया? देखो, जब से मैं वापस आया हूं तुम ये सब्स्टिट्यूट अकेले हो। क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? सिस्टर लुआ इन सालों में काफी कुछ झेल चुकी है। वह तुम्हें पक्का सेटिस्फाइड कर सकती है। इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना हाथ फिर से उठाने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार मेरा मुक्का लू यू शेन के चेहरे पर गिरने ही वाला था कि उसे रोक दिया गया। मैंने अपना सिर घुमाया तो देखा कि लुआ एक उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। जिस इंसान का उसे इंतजार था वो आ गया था। लू यू शेन ने तुरंत एक दुखी एक्सप्रेशन बना लिया और उसके पास खड़ा हो गया। लुआ, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाकई मुझसे इतनी नफरत करता है? मैंने बस उसका रास्ता रोका था और वह मुझे मारना चाहता था। अपने पास खड़े व्यक्ति के सूजे हुए लाल गाल और उसकी सुबकती हुई आवाज को देखकर लुआ का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। जांग यीचिन, तुम बिना किसी वजह के लोगों के साथ परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? क्या सिस्टर जांग यूरो ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या मैंने तुम्हें इसी तरह पाला है? ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी आंखें लाल हो गईं। डर की वजह से मेरी आवाज में थोड़ी कपकपी थी। बिना वजह? हॉलवे में सर्विलांस कैमरे लगे हैं। खुद जाकर देख लो कि मैंने उसे क्यों मारा और उसने असल में क्या किया। मेरा इरादा सच साफ करने और सबूत देने का था, पर अनएक्सपेक्टेडली लुआ ने बिना किसी शर्त के लू यू शेन पर भरोसा कर लिया कि वो मासूम है। वो कोई भी कैमरा चेक करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चाहे जो भी हुआ हो, तुम्हें लोगों को नहीं मारना चाहिए। इसके अलावा तुम और यू शेन सिर्फ एक बार मिले हो। वो तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है? तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। उसने मुझसे फिर से लू यू शेन से माफी मांगने को कहा, एक विक्टिम को अपराधी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। सिरदर्द और तेज हो गया। मैंने मजबूती से अपना सिर हिलाया। मैं गलत नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माफी नहीं मांग सकता। ये देखकर कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, लुआ ने डेफिनेटली एक एक्सप्लेनेशन की डिमांड की। दोनों एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। लू यूनशेन को डर था कि जितनी देर ये खिंचेगा उतना ही वो एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए उसने उसे वहां से ले जाने का सोचा। लुआ, इसे मेरी गलती समझो। अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बहस मत करो। शांत हो जाओ, ठीक है? लेकिन लुआ ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लू यूनशेन को और कोई रास्ता नहीं दिखा। उसे अपने दांत पीसने पड़े और जानबूझकर अपना बायां पैर मोच लिया। उसे इंजर्ड देखकर लुआ के एक्सप्रेशन तुरंत पैनिक और हार्ट अटैक में बदल गए। उसने अब मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे सहारा देकर नीचे ले गई। उन दोनों की परछाइयों को दूर जाते हुए देख रहा था। मेरे शरीर में उमड़ता हुआ गर्म खून धीरे धीरे शांत हो गया, जिसकी जगह बेहिसाब शिकायत और उदासी ने ले ली। जो आंसू काफी समय से रोके हुए थे, वे तुरंत निकल पड़े। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछा और होटल से बाहर निकल गया। होटल के गेट से बाहर निकलते ही एक कार सीधे मुझसे टकरा गई। बचने का समय ही नहीं मिला। मेरा पूरा शरीर फ्लावर बेड से जा टकराया। मैं खून से लथपथ था और दर्द इतना था कि ठंडे पसीने छूट रहे थे। लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। होश धुंधला सा था। नर्स ने इतनी गंभीर चोटें देखकर सीधे मेरे फिंगरप्रिंट से मेरा फोन अनलॉक किया। उसे पिन किया हुआ वीचैट मिला। उसने वॉइस कॉल करने के लिए बटन दबाया। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद फोन से लुआ की भारी आवाज आई, जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो इंसान पहले से ही इंजर्ड है। मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हें आकर उससे माफी मांगनी ही होगी। नर्स दंग रह गई। फिर उसने मेरी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया। लुआ अभी भी गुस्से में थी। उसे इस तरह के कोइंसिडेंस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। भले ही तुम्हारा वाकई कार एक्सीडेंट हुआ हो, फिर भी उसे साइन करने से पहले माफी मांगनी होगी। इतना कहकर उसने दूसरे के रिएक्शन की परवाह नहीं की और सीधे फोन काट दिया। नर्स के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मुझे जगाने की कोशिश करनी पड़ी। उसने पूछा कि क्या मैं किसी और रिश्तेदार से कांटेक्ट कर सकता हूं। मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था और सच में मुझे किसी और का ख्याल नहीं आया। मैं सिर्फ अपना दर्द सहता रहा और अपने खून से सने कांपते हाथों से सर्जरी नोटिफिकेशन पर अपने साइन किए।
सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। मैं हॉस्पिटल में अकेला था, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। पास ही में कुछ नर्सेस कैजुअली बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मिस लो का बॉयफ्रेंड इंजर्ड है। उन्होंने हर दिन एक पूरा फ्लोर रेंट पर लिया है और बड़े प्यार और सब्र से खुद उसकी देखभाल कर रही हैं। वे बहुत लविंग लग रहे थे। मैं हॉस्पिटल के बेड पर लेटा चुपचाप सुनता रहा। मैंने अपना फ़ोन निकाला। मैंने पास्ट के हर रोमांटिक स्टेटस को डिलीट कर दिया। फिर लुआ की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर दी। डिस्चार्ज का दिन, मैं अकेले ही सारी प्रोसीजर पूरी करने गया। इत्तेफाक से लिफ्ट के पास मेरी मुलाकात लुआ से हुई, जो लू यूशेन को वापस हॉस्पिटल के कमरे में ले जाने में हेल्प कर रही थी। मैंने ठंडी नज़रों से देखा और फिर अपना सिर फेर लिया, मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ चल दिया। लुआ ने मेरी एक झलक देखी, लेकिन जब उसने रिएक्ट किया और पीछे मुड़ी तो उसके पास कोई नहीं था। उसे इंस्टिंक्टिवली लगा कि उसे कोई वहम हेलुसिनेशन हुआ है। आखिरकार, मुझे दर्द से बहुत डर लगता था। स्कूल के दिनों में जब मेरे घुटने पर बॉल लग गई थी तो उसने मुझे काफ़ी देर तक दिलासा दिया था। अगर मेरा वाकई कार एक्सीडेंट हुआ होता तो मैं उसे बताए बिना ये शिकायत कैसे सह सकता था। घर लौटने के बाद मैंने हाउसकीपर को बुलाया। पहले से सॉर्ट किया हुआ सारा सामान फेंक दिया गया। फिर मैं स्टडी रूम में गया, 8 साल का रिकॉर्ड रखने वाली डायरी ली और उसका हर पन्ना फाड़ दिया। 17 साल की उम्र में पहले प्यार की वो एक्साइटमेंट, 18 साल की उम्र में उसके लिए अकेले बीजिंग जाने की वो हिम्मत, 19 साल की उम्र में विश पूरी होने की वो खुशी, वे जवानी की बातें जिन्होंने मुझे 8 साल तक कैद करके रखा था, आज पूरी तरह धुएं में बदल गईं। मैंने ब्रेकअप लेटर वहां रखा, जहां लौटते ही लुआ की नज़र तुरंत उस पर पड़े। अपना बचा हुआ थोड़ा सा सामान लेकर मैं घर से निकल गया। सामान कार में रखने के बाद मैं उस शहर को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था, जहां मैं 6 साल तक रहा था, लेकिन मेरी टक्कर एक जानी पहचानी आंखों की जोड़ी से हुई। लुआ अभी अभी कार से बाहर निकली थी। मुझे देखकर उसके एक्सप्रेशन काफी नरम हो गए। क्या तुम बाहर जा रहे हो? मैंने खामोशी से उसे देखा। मेरी आंखों की गहराई में अब पहले जैसी फीलिंग्स नहीं थीं। क्या कोई बात है? लुआ ने फिर से ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ ये देखा कि मैं अब भी झुकने को तैयार नहीं हूं। उसकी आंखों में थोड़ी बेबसी की झलक थी। मैं कुछ सामान लेने वापस आई हूं, साथ ही तुमसे बात भी करना चाहती हूं। मेरे इनकार के शब्द अभी बोले भी नहीं गए थे कि लुआ का फोन बज उठा। उसने कॉल अटेंड किया। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कॉल खत्म होने के बाद वो मुड़ी और कार में बैठने से पहले उसका दरवाजा खोला। जल्दी में एक सेंटेंस बोलकर चली गई। चूंकि तुम अभी भी शांत नहीं हो, तो चलो अगली बार बात करने का प्लान करते हैं। बाहर संभल कर रहना। याद से जल्दी वापस आ जाना। वापस आ जाना? हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब तक कार नजरों से ओझल नहीं हो गई, मैं इंतजार करता रहा। फिर ड्राइवर के कहने पर मैं कार में बैठ गया। कई घंटों बाद प्लेन सुरक्षित रूप से शंघाई में लैंड हुआ। गेट से बाहर निकलते ही मैंने अपनी फैमिली को गेट पर वेट करते देखा। फिर मैं काफी दूर से ही तेज चलने लगा। जंग यूरो ने पहले ही मेरे हाथ पर बंधी पट्टी देख ली थी। वो जल्दी से सामान लेने के लिए आगे आई। उसकी आंखें हार्ट एक से भरी थीं। तुम फिर से इंजर्ड कैसे हो गए? घर पर एक शब्द भी नहीं बताया। मम्मी पापा ने भी देखा और उनके चेहरे भी उतर गए। वे घाव को ध्यान से देख रहे थे। क्या दर्द हो रहा है? अगर कुछ होता है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए, तभी तो हम तुम्हें पिक कर सकते थे। पट्टी इतनी सावधानी से बंधी है, पक्का चोट गंभीर होगी। अब डिनर मत करो, सीधे हॉस्पिटल चलो। इतने लंबे समय तक इंजर्ड रहने के बाद ये पहली बार था जब मेरा इस तरह ख्याल रखा गया था। मेरे दिल में दबी शिकायतें और उदासी अब और नहीं रोकी जा सकीं और बहते आंसुओं में बदल गईं। मैं रो रहा था। मम्मी की आंखें भी लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए अपना फोन निकाला। रिश्तेदारों को अपने लिए इतना परेशान देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, तो मैं आंसू पोंछते हुए और सुबकते हुए उन्हें दिलासा देने लगा। पापा, मम्मी, दीदी, मैं ठीक हूं। चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। बस आप लोगों को देखे हुए काफी समय हो गया था। सबकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर उन तीनों को आखिरकार चैन मिला। जंग यूरो की आवाज में नाराजगी थी। किसने कहा था तुम्हें इतनी दूर भागने के लिए? ग्रेजुएशन के बाद चाहे मरो या जियो, तुम वापस ही नहीं आना चाहते थे। अब पता चला कि घर कितना अच्छा होता है। भाई को दोबारा देखकर वो बड़ी बहन होने का हक जता रही थी। मम्मी ने उसे डांटने के लिए हाथ उठाया। कल सिखाते हुए चल रही थी। अभी आधे दिन से मौसम को लेकर बड़बड़ा रही थी कि कहीं फ्लाइट लेट न हो जाए। आज यीचिन वापस आ गया है तो तुम फिर से दिखावा कर रही हो। अगर तुमने अपने भाई का ज्यादा ख्याल रखा होता तो वो पहले ही वापस आ जाता। जांग यूरो को डांट खाते देख मेरी रोनी सूरत हंसी में बदल गई। काफी समय से मुझे घेरे हुए वो उदासी फैमिली के प्यार के बीच धीरे धीरे गायब हो गई। इस मोमेंट पर मेरा मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है। पूरी फैमिली पहले खाना खाने घर गई। मुझे नहीं पता कि ये सुधरे हुए मूड की वजह से था या घर का खाना वाकई बहुत टेस्टी था, पर मैंने रोज की तुलना में आधा खाना ज्यादा खाया।
खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। मैं बस अपने कमरे में जाने ही वाला था कि जैंग यूरो ने मुझे बाहर ले जाने की जिद की। मम्मी पापा ने इंस्ट्रक्ट किया, तुम्हारी चोट की डॉक्टर से पूरी जांच करानी होगी, तभी उन्हें चैन मिलेगा। अच्छे बच्चे की तरह मेरे पीछे आओ। उसने मम्मी पापा की बात छेड़ दी थी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे जम्हाई लेते हुए कार में बैठना पड़ा। रास्ते में हम भाई बहन छोटी मोटी बातें करते रहे। मैं भी धीरे धीरे अलर्ट हो गया। सड़क किनारे के नज़ारे और सुनसान होते देखकर मैं हिचकिचाते हुए बोला, क्या ये हॉस्पिटल का रास्ता है? किसने कहा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं? मैं तुम्हें जिस डॉक्टर को दिखाने ले जाना चाहती हूँ उसकी तुलना हॉस्पिटल के आम डॉक्टरों से नहीं की जा सकती। बस इतना सुनते ही मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरी बहन फिर से अपनी पुरानी आदत दोहरा रही है। वो विदेश से पढ़ाई करके लौटा कोई दोस्त ही था। वो बेहद प्राउड महसूस कर रही थी और यकीनन मेरे सामने दिखावा करना चाहती थी। और जंग यूरो ने मुझे निराश नहीं किया। उसने इस डॉक्टर के टाइटल गिनाना शुरू कर दिए, जैसे कि देश की सबसे कम उम्र की मेडिकल प्रोफेसर और इस फील्ड की पायनियर। उसने ढेर सारी उपलब्धियां बता दी। मैंने भी बहुत पोलाइटली तारीफ वाले शब्द कहे। फिर जंग यूरो की गर्व से भरी आंखों के सामने जानबूझकर अपनी बहन से पूछा, तुम्हारी दोस्त इतनी जवान होकर भी इतनी मैच्योर और कामयाब है, इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी अथॉरिटी, फिर तुम 27 साल की होकर भी अभी तक मम्मी से कान खिंचवा रही हो और सबक सीख रही हो। हम बस अभी पहुंचे ही थे। जंग यूरो ने कार पार्क की और अभी अभी लौटे भाई को सबक सिखाने के लिए मुड़ने ही वाली थी जो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और गेट पर वेट कर रहे व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर फिर से एक शानदार मुस्कान आ गई। अभी तुम अपनी बहन के सामने बहुत चालाक बन रहे हो। बाद में जब उनसे मिलोगे तो याद रखना कि उनके साथ भी इसी तरह पेश आना। मैं भी देखना चाहती हूं कि फ्यूचर में तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। देखते हैं बहस में कौन जीतता है। बहस? मैं ठीक हूं। मैं एक डॉक्टर के साथ बहस क्यों करूंगा? मैं शक से भरा हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ कार से बाहर निकलती जंग यूरो की पीठ देखी। वो पक्का अभी भी अपसेट थी। उसने कार का दरवाजा खोलने में मेरी मदद तक नहीं की और गेट पर खड़े व्यक्ति का ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ गई। हालांकि मैं अपनी बहन की उतनी इज्जत नहीं करता, पर अजनबियों के सामने मुझे थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था। इसके अलावा जल्द ही मैं डॉक्टर से मिलने वाला था। जंग परिवार में हर कोई जानता है कि मुझे डॉक्टरों से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए मैंने कार से चुपचाप ऑब्जर्व किया और पुराने दोस्तों के साथ बात करने में जानबूझकर काफी देर लगा दी। जंग यूरो को आखिरकार पता चला कि उसका भाई अभी भी कार में बैठा है। उसने मुझे घूरा और पीछे मुड़ी। कार के सामने खड़ी होकर मुझे हाथ से इशारा किया कि जल्दी बाहर आओ और ग्रीट करो। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन एडजस्ट किए और कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ उठाने ही वाला था कि बूम! एक आवाज आई। कार का दरवाजा बाहर से खुला। मैंने बस अपनी नजरें उठाईं और मेरी मुलाकात आंखों की एक खूबसूरत जोड़ी से हुई। उन शांत और स्थिर आंखों में हल्की सी लहरें उठ रही थीं। जैसे ही हमारी नजरें मिली, सामने वाले व्यक्ति का वो ठंडा मिजाज, कोल्ड टेम्परामेंट धीरे धीरे गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक सौम्य गर्माहट बची थी। यंग मास्टर जैंग, पहली बार मिल रहे हैं। मैं यूरो की दोस्त यीहान हूं। मैं रिएक्ट करने से पहले एक पल के लिए स्टन्ड रह गया। इंस्टिंक्टिवली मैंने हाथ मिलाने के लिए अपना घायल हाथ आगे बढ़ा दिया। सफेद पट्टियों में लिपटे उस हाथ को देखकर, जो किसी लिपटे हुए केक जैसा लग रहा था, यीहान ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर अपना दाहिना हाथ करीब 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया और मेरी कोहनी को सहारा दिया। मैं उसके इस जेस्चर से हैरान रह गया, अपना सिर झुकाया और तब देखा कि मैंने अपना वही दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया था जो घायल था। मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। मैं बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यीहान ने बहुत पोलाइटली कार के नीचे वाले दरवाजे को कवर किया और याद दिलाया, तुम घायल हो, कार से बाहर निकलते समय सावधान रहना। तब जाकर मुझे उसकी मंशा समझ आई। मैं जल्दी से झुका और कार से बाहर कूद गया। जमीन छूते ही मैंने जल्दी से अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और सिर झुकाकर थैंक्स कहा। जंग यूरो साइड में खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थी और मेरे लाल कान देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वह वहीं हंस पड़ी। हमें अपनी तरफ मुड़ते देख उसने जल्दी से अपना मुंह छिपा लिया और ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़े लोगों की तरफ से मिला मिशन पूरा हुआ। अब मेरे लिए करने को कुछ नहीं है। मैं गोल्फ खेलने जा रही हूं। तुम दोनों नेचुरल रहो। इतना कहकर उसके पैर जैसे तेल लगे हों, वो फुर्ती से विला के पीछे वाले गोल्फ कोर्स की तरफ चली गई और मुझे उस डॉक्टर के पास अकेला छोड़ दिया जिससे मैं अभी अभी मिला था। ये कैसी बहन है? मुझे इतना गुस्सा आया कि मन ही मन दांत पीसते हुए मैं उसे बद्दुआ देने लगा कि वो औंधे मुंह गिर जाए। हालांकि यीहान बहुत नेचुरल थी। उसने धीरे से कार का दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट किया। डॉक्टर के सम्मान में मैंने अपनी नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं की। चुपचाप उसके पीछे 3 कदम की दूरी बनाकर चलने लगा। लिविंग रूम में पहुंचकर मैं ऑटोमेटिकली सोफे पर बैठ गया। यीहान ऊपर गई और एक बहुत बड़ा बॉक्स नीचे लाई।
मैंने अपने हाथ की पट्टी खुद ही हटाना शुरू किया, लेकिन चूंकि वो बायां हाथ था और उसमें पक्की गांठ डेड नॉट बंधी थी, तो काफी देर तक वो खुल नहीं रही थी। मुझे पसीने छूटते देख यीहान कुछ देर मेरे पास चुपचाप वेट करती रही और फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब मैंने अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर हिलाया। परमिशन मिलने के बाद वो धीरे से बैठ गई और मेरा हाथ आर्मरेस्ट पर रख दिया। उसने धीरे धीरे पट्टी की गांठ खोली और एक एक राउंड लपेटा हुआ हिस्सा हटाया, जिससे वो डरावना घाव सामने आ गया जो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा था। उसे देखते ही उसकी भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं और वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। इतना लंबा घाव, ये कैसे हुआ? एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई थी। हाथ बस एक फ्लावर बेड के कोने से रगड़ गया। एक डॉक्टर के सामने मैंने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की और सच बता दिया। सुनने के बाद उसने पट्टी को पहले की तरह वापस लपेट दिया, उसे बांधा और फिर दवा का बॉक्स साइड में रखकर खड़ी हो गई। उसका ये अजीब जेस्चर देखकर मेरे चेहरे पर हैरानी आ गई। क्या तुम घाव की जांच नहीं करोगी? इसे वापस क्यों बांध दिया? फोन पर कुछ मैसेज भेजने के बाद यीहान ने टेबल से चाबियां उठाईं और मेरी तरफ मुड़ी। चलो, अच्छी तरह जांच के लिए हॉस्पिटल चलते हैं। जरूरत नहीं है, मेरी जांच बीजिंग में पहले ही हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है, इसलिए मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि मैंने मना किया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यीहान ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। आवाज बेहद कोमल थी। कार एक्सीडेंट के मामले में पूरी जांच कराना ही सबसे अच्छा रहता है। तुम्हें फ्यूचर में अभी और ड्राइंग करनी है। आखिरी सेंटेंस सुनते ही मैं तुरंत मान गया और उसके साथ बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। हम दोनों पास के हॉस्पिटल गए, फिर से पूरे शरीर की जांच कराई और टेस्ट रिजल्ट्स आने पर कंफर्म हुआ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यीहान को देखा जो बहुत ध्यान से मुझे दवा लगा रही थी और बहुत सिंसियरली उसे थैंक्स कहा। डॉक्टर, आज मैंने आपको बहुत परेशान किया। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बस मुझे यीहान बुलाओ। ये सही नहीं रहेगा। पहली बार मिल रहे हैं और आप मेरी सिस्टर की दोस्त भी हैं। वैसे भी मैं आपको इतने प्यार इंटीमेटली से नहीं बुला सकता था। मैं चुप रहा, बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मन ही मन बुदबुदाने लगा। तभी फोन पर एक टोन बजी। मैंने अपने बाएं हाथ से फोन उठाया। वो जंग यूरो का मैसेज था। इंसान गायब हो गया। एम्बैरेस्ड हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो मंगेतर फायांस ढूंढा है वो बुरा नहीं है ना? जब मेरी नजर उन शब्दों पर पड़ी तो मेरी आंखें यहां वहां घूमने लगीं। मंगेतर। मैं तुरंत स्टिफ हो गया। मंगेतर? यीहान मेरी मंगेतर है? इस खबर से मैं हैरान रह गया। मैंने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया और सामने वाले इंसान को अविश्वास, डिसबिलीफ से देखने लगा। यीहान शांत रही। उसने शांति से वापस देखा और फिक्र के साथ पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? क्या मैंने ज्यादा जोर लगा दिया? तब मुझे अपनी बदतमीजी का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से कई बार अपना सिर हिलाया, ये देखकर कि मैं दर्द में नहीं हूं बल्कि डरा हुआ हूं। यीहान ने अपने शब्दों और जेस्चर को फिर से परखा और मेरा हाथ वापस खींच लिया, जिस पर अभी दवा लगाना बाकी था। सच जानने के बाद भी उसने अपना काम जारी रखा। मैंने तो अपनी सांसें तक रोक ली थी। मेरी नजरें लगातार सामने वाले इंसान पर टिकी थीं और मैं चोरी छिपे उसे ऑब्जर्व कर रहा था। दवा लगाने के दौरान, दवा लगाते समय मेरे दिमाग में एक साथ 10 ख्याल कौंध गए। मैं जितना उसे देखता उतना ही मंत्रमुग्ध, एंट्रांस्ड होता जाता। जब यीहान ने पट्टी बांधना खत्म किया तो उसने नजरें उठाकर मेरी टटोलती हुई आंखों को देखा। उसकी आंखों की गहराई में थोड़ी हैरानी झलकी। क्या हुआ डॉक्टर? ये सिस्टर शॉन। कुछ ही सेकंड में मैंने उसे बुलाने के 3 अलग अलग तरीकों के बारे में सोच लिया। हर तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बजाय मैंने उसे बुलाने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। उसकी सवालिया नजरें देखकर मैं हिचकिचाया। काफी देर तक मन में संघर्ष किया, फिर आखिरकार घुमा फिराकर पूछ ही लिया, मेरे घर की ज्वेलरी तुमने ही चुनी थी ना? यीहान ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आई? जब तुम फ्री होगे तो चलो फिर से चुनने चलेंगे। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। पसंद? मुझे वो वाकई बहुत पसंद आई। कई घंटों तक साथ रहने के बाद आखिरकार उसने मुझे मुस्कुराते देखा। हालांकि ये मुस्कान उतनी नेचुरल नहीं थी, लेकिन यीहान के दिल की चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। कम से कम पहली मुलाकात के हिसाब से शुरुआती इंप्रेशन काफी सुखद था। इतना ही काफी था। जहां तक लिू यू शेन की बात है, वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा। लेटे लेटे उसकी हड्डियां तक ढीली पड़ गई थीं। डिस्चार्ज के दिन बीजिंग में 3 दिनों की बारिश के बाद आखिरकार धूप निकली थी। लुआ उसे घर ले गई और फिर जाने के लिए मुड़ी। वह उसे खाने के लिए रोकना चाहता था, लेकिन लुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और इनकार करने का बहाना ढूंढ लिया। उसकी परछाई को दरवाजे से ओझल होते देख लिू यू शेन ने अपना वो झूठा उदासी वाला चेहरा हटा दिया। उसने अपने कुछ दोस्तों को फोन करने के लिए फोन उठाया। जंग यीचिन डिस्चार्ज हो गया है। इन दिनों वो हॉस्पिटल में नहीं दिखा। सच में बहुत लकी है।
एक्सीडेंट में भी नहीं मरा। दरवाजे के पीछे से लुआ ने लुयू शेन का वो घमंड से भरा लहजा सुन लिया। दरवाजे के हैंडल पर उसका हाथ थम गया। लुआ चली गई है, शायद उसे ढूंढने गई होगी। कोई बात नहीं, बाद में मैं उसे बस एक मैसेज भेज दूंगा, वो पक्का वापस आ जाएगी। सिस्टर लिया का सिर फट गया था। उसका हाथ वाकई बहुत बेरहम है। अगली बार और लोगों को ढूंढना, देखते हैं कि वो इस बार कैसे बचता है। लुआ को पक्का मुझ पर यकीन है। जांग यीचिन ने सर्विलांस कैमरा चेक करने की जिद की थी, पर उसने परवाह तक नहीं की। तुम सबने उस समय उसका चेहरा नहीं देखा था। अगर मेरा वाकई हंसने का मन नहीं होता तो। लिu यूशेन की ये बेधड़क आलोचना लुआ के कानों में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह पड़ी। सर्विलांस कैमरा। उसे अचानक बार से निकलने से पहले की सिचुएशन याद आई। उस दिन उसके पहुंचने से पहले असल में क्या हुआ था, ये सोचकर उसका पूरा शरीर तन गया। उसके हाथ अनजाने में भिज गए, भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। कमरे में फिर से हंसी की आवाजें गूंजीं और फिर सन्नाटा छा गया। लुआ के दिल में अब हिंसक लहरें उठने लगी थीं। उसे पीछे छूटी कार की चाबियों की कोई परवाह नहीं थी। वो मुड़ी और बाहर जाने के लिए बाहर से एक कैब ली, ये बहाना बनाकर कि कोई चीज खो गई है। लुआ 1 हफ्ते पुराने सर्विलांस फुटेज हासिल करने में कामयाब रही। स्क्रीन पर दिखा कि लिu यूशेन के कई दोस्तों ने सबको बाथरूम से बाहर निकाल दिया था। मेरे अंदर जाने के बाद उन्होंने दरवाजे पर अंडर रिपेयर का बोर्ड लगा दिया और चले गए। फिर वो मोटी औरत जिसे लिu यूशेन लाया था, उसने सन्नाटे का फायदा उठाया। 4 मिनट बाद मैं घबराहट में बाहर भागा और दरवाजे पर वेट कर रहे लिu यूशेन को थप्पड़ मार दिया। फुटेज में उन दोनों के बीच हुई बातचीत भी साफ रिकॉर्ड थी। लिu यूशेन की बातें सुनकर लुआ का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया, पर जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा वो गेट के कैमरे की वीडियो थी। लिu यूशेन के 2 दोस्त मोटरसाइकिल पर आए, स्पीड बढ़ाई और सीधे मुझे टक्कर मार दी, जिससे मैं कैमरे की रेंज से बाहर जा गिरा। उसे उस रात का फोन कॉल याद आया, फिर लिu यूशेन ने फोन पर जो अभी कहा था वो याद आया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर का खून जम गया हो। उसका दिल नगाड़ों की तरह धड़कने लगा। उसने मुझे मैसेज करने के लिए फोन उठाया। जैसे ही उसने सेंड दबाया, स्क्रीन पर मैसेज फेल होने का नोटिफिकेशन और एक लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। जांग यीचिन ने उसे वीचैट से डिलीट कर दिया था। ये ख्याल आते ही लुआ के हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। उसने जल्दी से नंबर डायल करने की कोशिश की। काफी देर घंटी बजने के बाद एक ठंडी महिला आवाज आई, फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया था। लुआ को लगा जैसे उसका गला किसी चीज ने दबा दिया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जल्दी से नीचे भागकर घर जाने के लिए कैब पकड़ी। दरवाजा खोलते ही उस अनजाने से लिविंग रूम को देखकर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो कांच की अलमारी जिसमें बहुत सारे स्टफ टॉयज होते थे, दीवार पर लटकी तस्वीरें, ड्राफ्ट स्केच से भरी मेज जहां जहां मेरा सामान हुआ करता था, अब वे सब जगह खाली थीं, वहां कुछ नहीं बचा था। उसे यकीन नहीं हुआ। वो कमरे में गई, पर देखा कि सारे कमरे और हर जगह वैसी ही साफ थी। लुआ ने पूरा अपार्टमेंट छान मारा, पर उसे मुझसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। मैं एक इंसान के तौर पर अपने सारे सामान के साथ इस दुनिया से जैसे भाप बनकर उड़ गया था, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। पर बीजिंग में मेरा कोई जानकार नहीं था। बिना अलविदा कहे मैं कहाँ जा सकता था? लुआ का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों की गहराई में बस उलझन थी। नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। तभी बेडसाइड टेबल पर उसे एक लेटर दिखा। वो उसे खोलने के लिए दौड़ी और जैसे ही पहली लाइन देखी, उसका पूरा शरीर पत्थर सा हो गया। जब लुआ का फोन आया तब जंग यूरो को मम्मी अपने प्यारे भाई के लिए लीची छीलने को मजबूर कर रही थीं। उसके हाथ मीठे रस से चिपचिपे हो रहे थे। उसके लिए फोन उठाना मुश्किल था, इसलिए उसने मुझे फोन निकालने का ऑर्डर दिया। मैंने फोन उठाया और कॉलर आईडी देखी। एक पल के लिए चेहरे पर जमी हुई मुस्कान आई, पर फिर सब नॉर्मल हो गया। मैंने आंसर बटन दबाया और फोन जांग यूरो के कान के पास ले गया। लुआ ने कुछ कहा। जांग यूरो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अजीब एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर घुमाया। अपनी बहन की उस अजीब नज़र का सामना करते हुए मैं बहुत शांत था। मैंने कई टिश्यू निकाले और कैजुअली अपनी बहन के हाथ पोंछे। मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जांग यूरो हाउसकीपर से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी वो यिहान को अंदर ले आया। मम्मी को देखते ही वो ग्रीट करने के लिए खड़ी हो गई। दोनों के बीच कुछ बातें हुई। यिहान मेरे पास आकर बैठ गई। बहू आ चुकी थी तो अब जुबान पर आए वे शब्द पूछना सही नहीं था। जांग यूरो को हार माननी पड़ी। उसने फोन लिया और बाहर चली गई। फिर हंसते हुए डांटा, लुआ, तुम मेरे भाई को क्यों ढूंढ रही हो? यिचिन बिजी है, वो तुम्हारा फोन उठाने के लिए फ्री नहीं है। सच में बिजी है या बिजी होने का नाटक कर रहा है? लुआ हालात का सही अंदाजा नहीं लगा पाई। उसका लहजा और ठंडा होता गया। उसकी चोट कितनी गंभीर है? ये सवाल सुनकर जांग यूरो की आंखों में हैरानी झलकी। तुम्हें भी पता है कि वो इंजर्ड था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं उसे पिक करने बीजिंग आ जाती। हम बेस्ट फ्रेंड्स बैठकर कुछ ड्रिंक्स भी ले सकते थे।
लुआ के दिल में अब सिर्फ मेरा ही ख्याल था। क्यों? हमारा ब्रेकअप हो गया था। मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। वाइन पीते हुए उसने फिर अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने भटकी हुई बातचीत को वापस नहीं खींचा। क्या वो वाकई बिजी है? मुझे उससे कुछ पूछना है। वो बेचैन लहजा सुनकर जांग यूरो एक बार पीछे मुड़कर देखने लगी। उसने देखा कि यीहान लीची छीलकर मुझे दे रही है। उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। वाकई बिजी है। बेस्ट फ्रेंड, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? ये हंसी सुनकर लुई पहले से ही घबरा गई थी। उसका दिल और भी भारी हो गया। उसे पता था कि ये बातें ज्यादातर दिखावटी बहाने हैं। जांग यूरो हमेशा इस भाई का ख्याल रखती थी। यकीनन जांग यीचिन फोन नहीं उठाना चाहता होगा, इसलिए उसने ऐसा बहाना बनाया है। उसका दिल नगाड़ों की तरह धड़क रहा था, पर जांग यूरो के सामने वो ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ अपने दिल की बेचैनी को दबा सकी। उसने शंघाई के लिए फ्लाइट बुक करने का मन बना लिया। दूसरी तरफ जांग यूरो को जैसे कुछ याद आया, उसने कुछ और बातें कहीं। अगले हफ्ते क्या तुम फ्री हो? परिवार में एक खुशी का मौका, हैप्पी इवेंट है। क्या तुम आने और मिलने के लिए फ्री हो? लुआ इस बात से परेशान थी कि वहां जाने का कोई सही बहाना नहीं मिल रहा है। ये सुनकर उसने कैजुअली समय के बारे में पूछा। देखती हूं अगर मैं फ्री हुई तो। अगले शुक्रवार। अगर फ्री नहीं भी हो तो समय निकालना ही होगा, वरना अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हें काट डालूंगी। 7 दिन का समय वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं था। लुआ मान गई। फोन काटने से पहले उसने फिर से बेचैनी में जोर देकर कहा, यीचिन को मेरा फोन करने के लिए कहना मत भूलना। मुझे पता है। मैं तुम्हारी बातें बिना एक शब्द छोड़े उस तक पहुंचा दूंगी। अभी वो वाकई बिजी है। अब वो फोन करता है या नहीं, ये उसका काम है। वाकई बिजी? क्या वो घायल नहीं है? काम को एक तरफ रख देना चाहिए। वो और किस चीज में बिजी हो सकता है? लुआ को शक हुआ। तभी फोन पर मम्मी की आवाज सुनाई दी। यूरो, चलो पहले वेडिंग ड्रेस स्टोर चलते हैं। जल्दी आओ। वेडिंग ड्रेस स्टोर? कौन शादी कर रहा है? लुआ पूछने ही वाली थी, पर जांग यूरो ने उसे मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से अलविदा कहा और एक दुल्हन की तरह एक्साइटेड होकर फोन काट दिया। ये सोचकर लुआ को वो बात याद आई जो उसने अभी कही थी, खुशी का मौका और दोनों रूममेट्स का आना जरूरी है, वरना खैर नहीं। क्या जांग यूरो शादी करने वाली है? कोई आश्चर्य नहीं कि जांग यीचिन बिना बताए चला गया। लुआ ने अपने असिस्टेंट को फोन किया, उसे एडवांस में गिफ्ट तैयार करने को कहा और फिर फ्लाइट बुक कर ली। आखिर 10 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड शादी करने वाली थी। वो खाली हाथ नहीं जा सकती थी। सब इंतजाम करने के बाद लुआ ने उस खाली कमरे को देखा। अब वो पहले की तरह घबराई हुई और बेबस नहीं थी। उसने पास पड़ा वो लेटर उठाया, उसे सीधे एस्ट्रे में रखकर जला दिया। लपटों को उठते देख उसने अपनी आंखें मली। वो बस आराम करने ही वाली थी कि स्क्रीन अचानक जल उठी। उसने फोन उठाया, देखा कि लू यू शेन का मैसेज था जो उसे बुला रहा था। उसका चेहरा, जो अभी थोड़ा संभला था, फिर से काला पड़ गया। उसे वे बातें याद आईं जो उसने उसके दरवाजे पर सुनी थीं, और वे तस्वीरें जो बार के कंप्यूटर पर देखी थीं। उसे बस ये महसूस हुआ कि उसकी नज़रों से दूर लू यू शेन का एक और चेहरा था। उसके सामने दिखाई गई वो आज्ञाकारिता, वह घमंड, वह दया कितना सच था। लुआ उस पर शक नहीं करना चाहती थी, पर खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। उसने काफी देर तक बेडरूम में अकेले बैठकर सोचा। आखिरकार उसने मन बना लिया। उसने सू वांगसिन को फोन किया। वांगसिन, पिछली बार तुमने कहा था ना कि यूनशेन का एक मुंहबोला भाई स्वॉन ब्रदर है जो तुम्हारा दोस्त है। उसके बाहर जाकर ड्रिंक करने का प्लान बनाओ। बस उसे इतना पिला देना कि वो मदहोश हो जाए। बस इतना ही। मुझे तुमसे कुछ चीजों का पता लगवाना है। दूसरी तरफ ब्राइडल शॉप में कदम रखते ही आखिरकार मुझे लगा कि मैं शादी करने वाला हूं। मैंने शादी के कपड़ों को देखा। मेरे दिल में मिली जुली भावनाएं उमड़ने लगीं। पास्ट में शादी करना वाकई मेरे प्लान्स में शामिल था। बस कुछ ही महीने बीते थे और अब मैं सच में वेडिंग हॉल में कदम रखने वाला हूं। बस दुल्हन वो इंसान नहीं है जिसे मैंने कभी तय किया था। पिछली बातों को याद करते हुए मुझे सब कुछ धुंधला सा लगा, और मेरे बगल में वो इंसान जो मेरे साथ एक नई कहानी शुरू करेगा, वो यीहान होगी। मुझे नहीं पता कि आगे का रास्ता कैसा होगा। ये भी नहीं पता कि ये शादी कब तक चलेगी, और ये तो बिल्कुल नहीं पता कि बाद में मुझे जल्दी शादी करने के इस फैसले पर पछतावा होगा या नहीं। इन तमाम अनजान चीज़ों के लिए मैं कोई उम्मीद नहीं रखता और ना ही कोई नेगेटिव ख्याल रखता हूँ। खैर, 3 दिनों के छोटे से कॉन्टैक्ट में यीहान ने मुझ पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। वो और लुआ 2 बिल्कुल अपोजिट इंसान हैं। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो वो कभी ऐसे मजाक नहीं करती जिससे मुझे चिढ़ हो। मुझे देखने वाली उसकी आंखें हमेशा ध्यान देने वाली और फोकस्ड होती हैं। वो कई दोस्तों से कॉन्टैक्ट करेगी, मेरे लिए ऐसी दवा ढूंढने में मदद करेगी जो निशानों को मिटा सके। वो करीब आने की कोशिश करेगी, मेरी पसंद और खुशियों को जानेगी, फिर भी धीरे धीरे फासले को एक सही लेवल तक कंट्रोल करेगी। मुझे भी उसके चुपचाप मेरे पास होने की आदत हो गई, उसकी कोमल और बारीक देखभाल की आदत हो गई।
जैसे अब यीहान जानती है कि मैं इंजर्ड हूं और मुझे दिक्कत होगी, इसलिए उसने खास तौर पर मेरे जितने कद और बॉडी टाइप वाले एक कजिन को वेडिंग सूट ट्राई करने के लिए बुलाया। साफ है कि ये हम दोनों का मामला है, फिर भी वो सब कुछ इतनी सोच समझकर अरेंज करती है। हर चीज इतनी परफेक्ट की गई है कि उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। मुझे सुकून महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ उठाया, जंग यूरो को कोहनी मारी और बहुत कम होने वाला काम किया, अपनी बहन की तारीफ। दीदी, दुल्हन चुनने की तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। बेशक मुझ जैसे एक्सीलेंट इंसान की पसंद बुरी कैसे हो सकती है। जंग यूरो का चेहरा गर्व से भरा देख मैंने भी उसका साथ देते हुए थम्स अप किया, फिर अपनी आवाज धीमी करके टटोलना शुरू किया। तो इतनी एक्सीलेंट लड़की मुझसे शादी करने के लिए कैसे मान गई? इस टॉपिक पर बात करते ही जंग यूरो की भौहें तन गईं और वो और भी ज्यादा प्राउड लगने लगी। यीहान बचपन से ही फेमस आइस माउंटेन रिसर्चर रही है। उसका पूरा ध्यान अपने मेडिकल करियर पर रहा है। उसकी नज़रों में प्यार मोहब्बत बस गुजरते हुए बादल हैं। परिवार उसे ऐसे देख रहा था तो जाहिर है उन्होंने दबाव बनाया। हम दोस्तों के ग्रुप ने भी किसी को ढूंढने में मदद की, पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को देखने के बाद भी उसे कोई पसंद नहीं आया। फिर मेरे बर्थडे पर जब मैंने उसे बुलाया, उसने हमारी फैमिली फोटो देखी और काफी देर तक तुम्हें देखती रही। मौका देखकर मैंने बस जिक्र छेड़ दिया। वो वाकई मान गई। तब मैंने तुम दोनों को मिलाने का सोचा। नतीजा ये हुआ कि तुम जिद्दी निकले, बिल्कुल नहीं माने। अगर उसने 6 महीने तक तुम्हारा सब्र से इंतजार नहीं किया होता तो तुम इतने लकी नहीं होते। मैंने गौर से सोचा। इस शादी के बारे में पहली बार मैंने शायद 6 महीने पहले ही सुना था। उस समय मुझे लू यू शेन के बारे में नहीं पता था, इसलिए परिवार ने चाहे कितनी भी सलाह दी, मैं नहीं माना। यीहान जानती थी कि मैं राजी नहीं हूं, फिर भी उसने 6 महीने मेरा इंतजार किया। मैं थोड़ा हैरान था। जंग यूरो ने मुझे सुन्न खड़े देख धीरे से मेरे माथे पर उंगली मारी। ओह हाँ, बाहर निकलने से पहले लुआ का फोन आया था। वो तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। उसे कांटेक्ट करना याद रखना। मैंने अनमने ढंग से सिर हिलाया, पर असल में मेरा कांटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे एक्सप्रेशन देखकर जंग यूरो का शक आखिरकार कम हो गया। उसने इतने लंबे समय तक तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हारी शादी को लेकर उसमें थोड़ी बहुत बहन वाली फीलिंग्स तो होंगी ही। मैं तुम्हारी तरफ से उसे इनवाइट कर दूंगी। जैसे ही ये शब्द निकले मैं पूरी तरह सन्न रह गया। वो जानती है कि मैं शादी करने वाला हूं? जंग यूरो ने अपनी आंखें सिकोड़ी बाहर जाने से पहले हुई बातों को याद किया और मेरा वो शौक से भरा चेहरा नोटिस नहीं किया। मैं यह बताना भूल गई थी, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वो तुम हो, है ना? अगर ऐसा नहीं होता और मेरी शादी हो रही होती तो वो कम से कम एक ब्राइड्समेड तो होती। अपनी बहन के अनिश्चित भाव देखकर मैं एक पल के लिए अवाक रह गया। दीदी वाकई भरोसे के लायक नहीं है। जब सू वैंगसिन रिकॉर्डर लेकर आई तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। लुआ ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से मना कर दिया। हिचकिचाते हुए सलाह दी, तुम चलो ये नहीं करते। तुमने 8 साल तक लू यू शेन का इंतजार किया है। कुछ चीजों को गहराई से खोदने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और उसके लिए यही बेहतर है। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ऐसे कोमल शब्द सुनकर लुआ तुरंत समझ गई कि इस रिकॉर्डिंग की सामग्री शायद उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। जो दिल हिचकिचा रहा था वो धीरे धीरे अंतहीन अंधेरे में गिर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने जबरदस्ती रिकॉर्डर छीन लिया और प्ले बटन दबा दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि क्यों। तब यू शेन अचानक ब्रेकअप करके विदेश जाना चाहता था। तब मम्मी लू थीं जिन्होंने यू शेन से बात की थी। कहा था कि लू परिवार उसे लुआ से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। फिर उसे एक बड़ी रकम दी। यू शेन तब छोटा था, डर गया था, इसलिए पैसे लिए और विदेश चला गया। बाद में हमने सुना कि मिस लू के सभी बॉयफ्रेंड यू शेन जैसे दिखते थे। फिर मजाक में उसे ये बात बताई। उसे इसके बारे में पता चला और वो तुरंत देश वापस आ गया। पक्का वो उसे भूला नहीं है। अगर वो नहीं भूला तो लुआ को सीधे क्यों नहीं बताया? लुआ भी उसे नहीं भूली है, बस उसके बोलने की देर है। वे फिर से साथ हो सकते हैं। तुम नहीं समझते। इसे ध्यान भटकाने की रणनीति, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कहते हैं, यून शेन ने कहा। केवल बहस करके गुस्सा होकर मिस लू को ये याद दिलाकर कि 8 साल पहले क्या हुआ था, वह पूरे दिल से उसके साथ रहेगी। आज लुआ को आखिरकार वो असली वजह पता चल गई कि क्यों लू यू शेन उससे ब्रेकअप करने पर अड़ा था। ये सब पैसों के लिए था। उसने उसके सामने अपना पूरा दिल रख दिया था। अप्रत्याशित रूप से अभी भी करोड़ों के ब्रेकअप पेमेंट के लायक नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि अब उसका मूड कैसा है। बस खुद को ठंडी हंसी हंसने से नहीं रोक सकी, ये नहीं जानते हुए कि अपनी मासूमियत पर हंस रही है या उस पर। अपनी सहेली को इस हाल में देख सू वैंगसिन जान गई कि इस बार लुआ पूरी तरह निराश हो चुकी है। उसने एक लंबी आह भरी एक और वीडियो निकाला और उसे चलाया। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नजारा दिखा। कैमरा सिस्टर लिया की तरफ था, जो बार में बेहोश हो गई थी। धमकी दिए जाने के बाद उसने डर से भरी आंखों से कैमरे की ओर देखा और उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में हकलाते हुए बताया। यू शेन ने मुझसे कहा था
मुझसे यंग मास्टर जांग को छेड़ने को कहा कि वो अपनी जगह नहीं रह रहा है। मुझे उसे सबक सिखाने के लिए कहा। वीडियो अभी आधा ही हुआ था। लुआ अब और नहीं सुन सकी। उसने कैमरा छीना और जोर से दीवार पर दे मारा। गुस्से से लाल उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। अब वहां सिर्फ राख जैसी निराशा बची थी। सफेद कमरा काफी देर तक शांत रहा, इतनी देर कि सू वांगसिन ऊँघने लगी थी। लुआ आखिरकार एक भारी आवाज में बोली, एक महफिल गैदरिंग जमा करो, सबको बुलाओ, किसी को भी मत छोड़ना। दूसरी तरफ जब हमने शादी के कपड़ों का चुनाव खत्म कर लिया तो दोनों पक्षों के दोस्तों और रिश्तेदारों ने चतुराई से जाने के बहाने ढूंढ लिए। शाम का समय होने वाली जोड़ी के लिए छोड़ दिया गया। क्षितिज पर अंतहीन शानदार सूर्यास्त को देखकर मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैंने पहल करते हुए कहा कि मैं टहलना चाहता हूं। नदी के किनारे काफी भीड़ थी। यिहान इस डर से कि कोई मुझे धक्का न दे दे और मेरे घाव को चोट न लग जाए, मेरे दाहिनी ओर करीब खड़ी हो गई, सावधानी से मेरी रक्षा करने लगी। रास्ते में खिलौने और खाना बेचने वाले कई स्टॉल थे। मैंने एक चीज देखी, सूरजमुखी के आकार के गुब्बारों का एक गुच्छा। उसने तुरंत नोटिस किया और मेरे लिए खरीद लिया। आसपास के कई बच्चों ने देखा और उत्सुकता से देखने लगे। अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए बोले, ये आदमी इतना बड़ा होकर भी गुब्बारे पसंद करता है। मैंने सुना और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। गुब्बारों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। यिहान ने अप्रत्याशित रूप से गुब्बारों के फूलों के कई और गुच्छे लिए और उन्हें 3 बच्चों में बांट दिया। बहुत गंभीरता से उनसे कहा, तुम बच्चे हो, मैं एक वयस्क अडल्ट हूं। जब तक हमें कुछ पसंद है, हर किसी के पास अपने फूल हो सकते हैं। बच्चे शर्मा गए और बोले, थैंक यू। गुब्बारे खींचते हुए, हंसते और खेलते हुए चले गए। यिहान मुड़ी और मुझे देखा। उसकी आंखों में एक सौम्य रोशनी चमक रही थी। क्या हुआ? मैं होश में आया, धीरे से अपना सिर हिलाया, एक फीकी मुस्कान दी। बहुत लंबे समय तक वयस्क रहने के कारण ऐसी प्यारी बातचीत सुने हुए लंबा समय हो गया था। फिर भविष्य में जब समय मिले तो चलो और टहलने चलें और घूमें। ये तुम्हारे रचनात्मक काम, क्रिएटिव वर्क के लिए भी फायदेमंद है। हर कोई तुम्हारी नई कॉमिक का इंतजार कर रहा है। अचानक उसे मेरे काम का जिक्र करते देख मेरे चेहरे पर हैरानी आ गई। तुम्हें पता है मैं कॉमिक्स बनाता हूं, क्या तुमने मेरा काम देखा है? यिहान ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने इसे देखा है। बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हालांकि तारीफ बहुत सरल थी, लेकिन चूंकि ये यिहान के मुंह से निकली थी, इसलिए मैं अभी भी भावुक था। ये पहली बार था जब मैंने सुना कि मेरे बगल में कोई उस सपने के लिए पहचान व्यक्त कर रहा है जिसका मैंने पीछा किया। मैंने अपनी आंखें उठाईं, पहुंच के भीतर उस सच्चे चेहरे को देखा। मेरे दिल के ख्याल और भी दृढ़ हो गए। तो क्या आपने हाल ही में प्रकाशित कॉमिक बुक पढ़ी है? मैंने बहुत सहजता से पूछा, जिससे यिहान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन अंत में उसने अभी भी ईमानदार होना चुना। मैंने पढ़ी है। जवाब उम्मीद के मुताबिक था, जिसने मुझे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैंने दूर धीरे धीरे ढलते सूर्यास्त को देखा। मेरी आवाज भी दूर की लगने लगी। अंधेरा हो रहा है, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। उस किताब का असली अंत, मुझे लगता है कि तुम्हें जानने का हक है। ट्यूआन माउंटेन के बाहर लू परिवार का एक रिसोर्ट है। मूल रूप से बहुत से लोग नहीं थे। मंगलवार की रात बीजिंग के हलकों में बेहद जीवंत थी। लुआ के करीबी सभी यंग मास्टर्स और लेडीज को इनविटेशन मिला था। समय पर पहुंचे। प्रवेश करते ही सभी ने देखा कि हॉल एक शादी की तरह सजाया गया था। सभी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। क्या मिस लू शादी का प्रस्ताव दे रही हैं फिर? मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर है। सबने इधर उधर देखा। अभी अभी सार्वजनिक किए गए छोटे बॉयफ्रेंड की परछाई भी नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी नजरें ल्यू यूं शेन पर टिका दीं जो स्मार्ट कपड़े पहने हुए था। फुसफुसाहट वाली चर्चाएं होने लगीं। नए कपड़े पुराने जितने अच्छे नहीं होते, नया इंसान पुराने जितना अच्छा नहीं होता। ऐसा लगता है कि मिस लू ने आखिरकार अपने पहले प्यार को चुना है। बेचारे एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया होगा। हर जगह फुसफुसाहट सुनकर और हॉल को कवर करते हुए सभी रंगों के गुलाबों को देखकर ल्यू यूं शेन की आंखें गर्व से भरी थीं। वो जानता था लुआ अंततः उसे ही चुनेगी। उसने उसे 8 साल तक प्यार किया, दिल नहीं बदला। जांग यिचिन की उससे मुकाबला करने की क्या औकात थी। बहुत जल्द पार्टी के चरम पर लुआ अभी तक दिखाई नहीं दी थी। अचानक रोमांटिक पियानो संगीत बजने के साथ एक सुंदर पोशाक पहने हुए वो दिखाई दी। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता था। पूरे कमरे की नजरों के सामने वो लू यू शेन के पास गई, अपनी जेब से एक रिंग बॉक्स निकाला। जैसे ही बॉक्स खुला, 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी सबके सामने आ गई, जिससे पूरे कमरे में तारीफों की आवाजें गूंज उठीं। सब हैरान होकर चिल्लाए, क्या ये वही इटर्नल हार्ट नहीं है जिसकी कुछ दिन पहले 1 बिलियन में नीलामी हुई थी? अप्रत्याशित रूप से अब यह मिस लू के हाथों में थी। इस अंगूठी का इस्तेमाल प्रपोज करने के लिए करना। मिस लू और यंग मास्टर लू का प्यार वाकई बहुत गहरा है।
ये तारीफ भरी आवाजें लिू यू शेन के कानों में पड़ीं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने अपना ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया था। लेकिन लुआ के सामने उसे अब भी मासूम होने का नाटक जारी रखना था, इसलिए उसने अपना हाथ मुंह पर रखा, जैसे वो बहुत सरप्राइज्ड हो। तुम? लू यूई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने एक्शन से उसे जवाब दिया। वो कुछ कदम पीछे हटी, एक घुटने के बल बैठी, अपनी नशीली बादामी आंखें ऊपर उठाईं और मुस्कुराहट के साथ वही सवाल पूछा जिसका लू यूशेन सपना देख रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पता नहीं किसने शुरुआत की, लेकिन एक बार शोर हुआ और पूरा कमरा उबलते पानी की तरह गूंज उठा। सब बिना रुके चिल्लाने लगे। लिू यू शेन बेहद इमोशनल हो गया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। वे 3 शब्द, मुझे मंजूर है, अभी निकले भी नहीं थे कि वो अजीब पियानो म्यूजिक रुक गया। इतने समय से जो रोमांटिक माहौल बना था, वो एक पल में बिखर गया। वहां मौजूद सभी गेस्ट्स ने अपना सिर घुमाया, ये देखने के लिए कि गड़बड़ कहाँ हुई, पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। वे बस चुपके से अपनी नजरें वापस पार्टी के मेन कैरेक्टर पर ले आए। जिस इंसान ने इस प्रपोजल सेरेमनी को प्लान किया था, लिू यू शेन को भी निराशा हुई। यूवे, ये पियानो म्यूजिक मैंने इसे रुकने के लिए कहा था। लू यूई ने खड़े होते हुए उसे जवाब दिया। जब वो सीधी खड़ी हुई और अपना सिर उठाया तो उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक ठंडापन बचा था। उसका एक्सप्रेशन बदलते देख कई लोगों को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। सबने अपनी सांसें रोक लीं। सिर्फ लू यू शेन, जो अब भी प्रपोज किए जाने के सपने में डूबा था, हमेशा की तरह नखरे और एक्टिंग कर रहा था। इस तरह मैं राजी नहीं होऊंगा। लुआ का चेहरा पूरी तरह बेरुखा था। उसने सिर हिलाया और एक ऐसी बात कही जिससे पूरे कमरे की आंखें फटी रह गईं। तुम राजी हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान को मैं प्रपोज करना चाहती थी वो तुम कभी थे ही नहीं। लू यू शेन ने उसे अविश्वास के साथ देखा। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? लुआ ने कैजुअली अपने हाथ का गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया, फिर एक झटके के साथ अपनी हथेली में मौजूद रिंग बॉक्स को बंद कर दिया। इसका मतलब है कि वो इंसान जिसे मैं प्रपोज करना चाहती हूँ वो तुम नहीं हो, लू यून शेन। बात खत्म होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ हल्की सांसों की आवाजें बची थीं। लुआ को इस बात की परवाह नहीं थी कि अब उसका एक्सप्रेशन कैसा है। वो मुड़ी और चारों दिशाओं में गेस्ट के सामने झुकी। उसकी आवाज में एक मुस्कान थी। सॉरी एवरीवन, आज बस एक प्रपोजल रिहर्सल थी। इस रविवार को मैं इसी जगह इसी समय अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करूंगी। उस समय मुझे उम्मीद है कि आप सब शामिल होंगे। जो लोग इन सर्कल्स में जगह बना सकते थे वे सब तेज दिमाग वाले लोग थे। वे जल्दी समझ गए। आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ लू यू शेन को नीचा दिखाने के लिए था। सबने खुशी खुशी लुआ का सम्मान किया। सबने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और एक सुर में हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस समय मिस लू को सपोर्ट करने जरूर आएंगे। मिस लू के प्रपोजल के लिए इतनी भव्य रिहर्सल की जरूरत है। यंग मास्टर जांग वाकई बहुत लकी हैं। लिू यू शेन के लिए चारों तरफ से आती इन ढकी छिपी आवाजों ने लगभग टूट सा गया था। बिना किसी शक के ये आग में घी डालने जैसा था। उसे अब अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वो लुआ की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, लुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गेम खेलने की? वहां फिर से सन्नाटा छा गया। लू यूई धीरे से फिर से मुड़ी और अपना वही बेरुखा अंदाज वापस ले आई। गेम खेलना, ये शब्द सुनने में बहुत कड़वे हैं। मुझे लगता है कि मदद करना ज्यादा बेहतर है। लू यूनशेन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। अगर तुम अपने पैरों से भी सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा इल्यूजन क्यों हुआ? लू यूनशेन इतना गुस्से में था कि उसने अपनी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खो दी थी। उसने एक पागल की तरह अपने पास खड़े शैंपेन टॉवर को धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट करने की? बाद में रिग्रेट मत करना। लेकिन लुआ अभी भी बिना हिले डुले खड़ी रही और उस ठंडी वाइन को अपने ऊपर गिरने दिया। उसने अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाला और धीरे से अपने चेहरे से वाइन के दाग पोंछे। उसकी आंखों ने उसे एक पल के लिए भी भाव देना जरूरी नहीं समझा। रिग्रेट? मेरी शादी होने वाली है। रिग्रेट करने के लिए क्या बचा है? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए रिग्रेट? 8 साल पहले बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड वाले एक एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ब्रेकअप करने के लिए रिग्रेट? क्या रिग्रेट करना जरूरी है? उसका हर एक वर्ड और हर सेंटेंस लू यूशेन के दिल में चुभ रहा था। आसपास बढ़ते हुए मजाक और हंसी को सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाया और हॉल से बाहर भाग गया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा, पुलिस ने दरवाजा खोलकर उसका रास्ता रोक लिया। लू यूनशेन, सही कहा ना? किसी ने रिपोर्ट की है कि आप एक अटेम्प्टेड रेप केस में इन्वॉल्व हैं। प्लीज हमारे साथ चलिए। अचानक अपने सामने पुलिस को देखकर लू यूशेन पूरी तरह सन्न रह गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर लू यूई की बेहद ठंडी आंखों से मिली। लिया ने सब सच बता दिया है। बार के सर्विलांस कैमरा की फुटेज भी पुलिस को सौंप दी गई है।
तुम निश्चिंत रह सकते हो। सब कुछ सच सच बता देना। कोशिश करना कि सजा कम हो जाए और जल्दी बाहर आ सको। शायद तब तक यीचिन की शादी अटेंड करने का टाइम मिल जाए। गुरुवार की शाम तक लू युई को मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो अंदर से बहुत एंग्जाइटी में थी। उसने सिर झुकाकर ड्रिंक पी। उसकी नजरें बार बार स्क्रीन की तरफ जा रही थीं। सू वैंगसिन उसकी परेशानी जानती थी। उसने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। ये सिर्फ गुस्सा होगा। जब तक तुम जाकर उसे मना नहीं लेती तब तक वेट करो। यीचिन तुमसे बहुत प्यार करता है, ये सबको दिखता है। वो सच में ब्रेकअप क्यों करना चाहेगा? मुझे लगता है कि 80% चांस है कि उसने ही अपनी बहन को उकसाया होगा तुम्हें शादी में इनवाइट करने के लिए। वो बस तुम्हें एक मौका देना चाहता है। ये बातें सुनकर लुआ को आखिरकार अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने टाइम देखा, रात के 9 बजे बजने का वेट किया और तुरंत एयरपोर्ट जाने के लिए खड़ी हो गई। रेड लाइट पर रुकते समय सू वैंगसिन गाड़ी चला रही थी। उसने पीछे की सीट पर रखे हुए खूबसूरती से पैक किए गए कई गिफ्ट बॉक्सेस को देखा। उसके लहजे में थोड़ी जलन थी। सिर्फ एक कॉलेज रूममेट की शादी है, इतना सेरेमोनियस होने की क्या जरूरत है? तुमने तो पुराने मास्टर की कीमती चीजें भी निकाल लीं। जब मेरी शादी होगी तो तुम मेरे साथ अलग बर्ताव नहीं कर सकती। लुआ ने उसे एक नजर देखा और हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस उसकी तरफ फेंक दिया। कैसी रूममेट? वो मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। जब मैं अपना प्रपोजल खत्म कर लूंगी तो हम फैमिली बन जाएंगे। कुछ कीमती चीजें देने में क्या एबनॉर्मल है? अपनी बेकार शक्ल तो देखो। ओ ओ ओ, अभी से उसे सिस्टर इन लॉ बुलाने लगी। यीचिन अभी तक तुमसे एग्री नहीं हुआ है। तुमने चुपके से किसी के भाई को फुसला लिया। मुझे लगता है कि इस बार जब तुम शंघाई जाओगी तो तुम्हारी खाल पक्का उधर जाएगी। उसका मजाक वाला टोन सुनकर लू युई का चेहरा लंबे समय से दबे हुए मूड में आखिरकार रोशनी की किरण दिखी। उसने अपना मन बना लिया था। इस बार शंघाई जाने का पहला मकसद जांग यूरो को बधाई देना था। दूसरा, जांग परिवार से मिलना और रिश्ते को साफ करना। जब तक वो उसे माफ कर सके, उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए, चाहे उसे 10 बार मार भी पड़े, वो तैयार थी। यह शादी शंघाई के सबसे बड़े आउटडोर होटल में आयोजित की गई थी। सुबह होटल मैनेजर को नोटिफिकेशन मिला। एग्जिट के पास एक गेस्ट टेबल की नेम प्लेट को अस्थायी रूप से हटा दिया गया और ऑन-साइट सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अगले दिन लुआ अपनी 2 रूममेट से मिली जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। वे शादी के वेन्यू की ओर चले गए। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शादी के बाद कहाँ इकट्ठा होना है। वेन्यू में चलते समय पास के एक सर्विस स्टाफ ने बड़े सम्मान के साथ उनके नाम पूछे और उन्हें उनकी सीटों तक ले गया। बस कुछ ही कदम चलने पर वे पहुंच गए। लुआ ने मेन स्टेज से दूर वाली पोजीशन और आसपास आते जाते लोगों को देखा, फिर हंसते हुए कोसा, जांग यूरो, इस लड़की ने हम तीनों को हजारों मील दूर से बुलाया। नतीजा ये कि हमें इस छिपे हुए कोने में बिठा दिया। ये तो बहुत ज्यादा है। दोनों रूममेट्स ने उसकी बात का पुरजोर समर्थन किया। दोनों ने कुछ शिकायतें की। इतनी दूर से तो बाद में हमें दूल्हे और दुल्हन के चेहरे तक नहीं दिखेंगे। खुद आने की क्या जरूरत थी? होटल में बैठकर लाइव स्ट्रीम देख लेना बेहतर होता। यहां से तो पक्का ज्यादा साफ दिखता। कौन कहता है कि नहीं? अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे कम से कम 2 लात तो जरूर मारूंगी। तीनों ने शिकायतें की, पर सम्मान के खातिर वहीं बैठ गए। लुआ ने अपना फोन निकाला, कुछ तस्वीरें लीं और एक सवाल के साथ जांग यूरो को भेज दी। इतनी दूर, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? दूसरी तरफ शायद काफी समय से बिजी होने के कारण कोई जवाब नहीं आया। लू युई को भी पता था कि आज वो फ्री नहीं होगी, इसलिए उसने दबाव नहीं डाला। बस धीरे धीरे रेड वाइन का लुत्फ लेने लगी और मन ही मन शानदार सजावट की तारीफ करने लगी। वो सालों बाद एक दूसरे को न देख पाने पर भी हैरान थी। जांग यूरो, जो रोमांस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अब आर्ट के साथ खेल रही है। अच्छी वाइन, खूबसूरत नज़ारा, ये माहौल बिल्कुल भी उसके स्टाइल जैसा नहीं लग रहा था। शादी शुरू होने से 1 मिनट पहले मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। लुआ ने उसे देखने के लिए उठाया। ये जांग यूरो का मैसेज था। उसने 2 लाइनों में जवाब दिया, तुम्हारी सीटें मैंने अरेंज की थीं। मुझे याद है कि वो स्टेज के पास वाली टेबल थी। लुआ ने अभी रिएक्ट भी नहीं किया था कि शादी का म्यूजिक समय पर शुरू हो गया। उसने आवाज सुनी और अपना सिर ऊपर उठाया, फिर देखा कि स्टेज से 20 मीटर दूर का दरवाजा खुला। काले रंग का सूट पहने एक आदमी धीरे धीरे वेन्यू में दाखिल हुआ। स्टेज के बीच में खड़ा हो गया। लू युई को थोड़ा कम दिखाई देता था। दूर से स्थिति साफ नहीं दिख रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और साथ बैठी रूममेट की बांह को कोहनी मारी। क्या जांग यूरो अब आ रही है? ये सवाल सुनकर उसके पास बैठे दोनों लोगों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और उसे हैरानी से देखने लगे। आज वो स्टेज पर क्या कर रहा है? क्या उसकी शादी नहीं है? क्या जांग यूरो की शादी नहीं हो रही? तो फिर उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया? लुआ के चेहरे के भाव तुरंत जम गए। उसने झिझकते हुए पूछा, दुल्हन वो नहीं है? बेशक नहीं, वो शंघाई के ही परिवार की दूसरी मिस है, यी सिहान।
नाम यिहान। लुआ को निश्चित रूप से पता था। आखिरकार वाई परिवार की दूसरी मिस, एक फेमस, कम उम्र में ही एक जीनियस जिसने बचपन से ही काफी कुछ हासिल कर लिया था, वो ऐसी शख्सियत थी जिसका बड़े लोग अक्सर जिक्र करते थे। बस बात ये थी कि लू परिवार बीजिंग में बहुत दूर था और मूल रूप से शंघाई एरिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए वो इस प्रमुख हस्ती यिहान से कभी नहीं मिली थी। शादी हो रही थी और जांग यूरो ने उसे आने के लिए बुलाया था। क्या आज जांग परिवार अपनी बहू का स्वागत कर रहा है? लेकिन क्या जांग परिवार का सिर्फ एक ही बेटा जांग यिचिन नहीं है, या फिर ये कोई चचेरा ममेरा भाई बहन है जिसके बारे में वो नहीं जानती? लुआ इस वक्त अंदर से काफी उलझन में थी। नानक्सिंग और सूडियन दोनों वाइन ग्लास थामे खड़े हो गए और हैरान होने लगे। याद है जब हम पहली बार यिचिन से मिले थे? वो तब भी हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी शादी भी हो गई। सच में समय तीर की तरह भागता है। कौन कहेगा कि ऐसा नहीं है? इतना हैंडसम जवान लड़का। अगर उसने किसी और से शादी की होती तो मुझे थोड़ी बहुत जलन जरूर होती, लेकिन अगर वो यिहान है तो मेरे पास सिर्फ दो शब्द हैं, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। लुआ की उंगली वाइन ग्लास को हिलाते हुए रुक गई। यिचिन का नाम सुनते ही वो तुरंत ठिठक गई। जांग परिवार का कोई दूसरा बेटा है जिसका नाम यिचिन है? लू युई अचानक खड़ी हो गई। उसने सूडियन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें उन दोनों पर टिकी थीं। क्या दूल्हा यिचिन है, जांग यूरो का छोटा भाई? उन दोनों को समझ नहीं आया कि वो अचानक इस तरह पागल क्यों हो गई। उन्होंने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। सही कहा, जांग यिचिन, वरना हमें वाइन पीने के लिए क्यों बुलाते? आज जांग यिचिन और यिहान की शादी है। तुम्हें नहीं पता था? अचानक सच जानकर उसका दिमाग सुन्न हो गया, जैसे कोई धमाका हुआ हो। पूरे शरीर का खून उल्टा बहने लगा और सीधे सिर की ओर दौड़ गया। एक पल में तमाशा देखने के सारे ख्याल बिना किसी निशान के गायब हो गए और उनकी जगह अंतहीन घबराहट ने ले ली। उसे अब आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो एक पागल औरत की तरह कुर्सी को धक्का देकर स्टेज के बीच की ओर भागी। कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत उसका पीछा किया। जब वो बीच में पहुंची तो स्टेज का नजारा साफ देख पा रही थी। शादी अभी रिंग एक्सचेंज वाले हिस्से तक ही पहुंची थी। ऑफिसर ने माइक्रोफोन उठाकर जोर से पूछा कि क्या दूल्हा दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी है। लुआ का दिल बुरी तरह धड़कने लगा जब उसने मुझे अंगूठी पहनाने के लिए हाथ उठाते देखा, जैसे वो सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी और दर्द में चिल्लाई, मत करो। तुरंत कमरे की सारी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ हैरान, कुछ चौंक गए, कुछ टटोल रहे थे तो कुछ नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। उसने सिर्फ मुझे अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए और एक शांत नजर डालते हुए देखा। ये नजर उस पर बहुत देर तक नहीं रुकी, बस हल्की सी छूकर निकल गई। पीछे के सिक्योरिटी गार्ड्स को लुआ को कंट्रोल करते देख मैंने अपना सिर वापस घुमाया और माइक्रोफोन थाम लिया। पूरे कमरे की दुआओं और आवाजों के बीच मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है। ये शब्द लुआ ने साफ सुने। उसे गहराई से याद रहा, पूरी जिंदगी के लिए न भूलने वाला पल। इस छोटी सी गड़बड़ ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं खींचा। आदेशों का पालन करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने हंगामा करने वाले को वेन्यू से बाहर निकाल दिया। शादी अभी भी कायदे से चल रही थी। जिन लोगों के चेहरे के भाव बदले थे वे 4 पूर्व रूममेट बहनें थीं। बैकस्टेज पर जांग यूरो ने साफ तौर पर वहां के हालात देखे थे। जब लू युआ आगे बढ़ी, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भांप लिया हो। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। सेरेमनी कोऑर्डिनेटर को ये कहते हुए सुना कि ब्राइड्समेड की स्पीच वाले हिस्से में अभी 10 मिनट बाकी हैं। उसने अपनी कलाई को थोड़ा झटका और बाहर निकल गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसकी टक्कर लू युई से हुई जो अपना आपा खो चुकी थी। साथ में नंशा और सूडियन भी थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपना हाथ लहराया और लुई का कॉलर कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। अभी अभी उस मत करो का क्या मतलब था? लू युई, तुम किससे बात कर रही थी? लू युई की आंखें उलझन से भरी थीं। वो जांग यूरो की तरफ देख रही थीं। एक पल के बाद आखिरकार उसका ध्यान थोड़ा केंद्रित हुआ और उसने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे। जांग यिचिन से बात कर रही थी। इतने समय से जांग यूरो के दिल में जो शक जमा था वो इस सेंटेंस कन्फर्म हो गया। उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर जबरदस्ती एक सख्त मुस्कान आई। आवाज हद से ज्यादा ठंडी थी। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम यिचिन से ऐसा कहो? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। ये शब्द अभी निकले भी नहीं थे कि जांग यूरो का एक गुस्से भरा थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया गया। मैंने तुमसे मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा था। तुम इस तरह उसका ख्याल रखती हो? 6 साल तक डेटिंग की और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम यिचिन को क्या समझती हो? मिस लू, पिछले सालों में जब भी आपको शंघाई इनवाइट किया गया आपने हमेशा मना कर दिया। अब ब्राइडमेड स्पीच वाले हिस्से में ऑफिसर ने 3 बार आवाज लगाई। तीनों ब्राइडमेड्स जल्दी से स्टेज पर चली गईं। मैंने अपनी बहन को सबसे अंत में खड़ा देखा। उसका चेहरा सूजा हुआ था और चोट के निशान थे।
मेरे चेहरे की मुस्कान जम गई। शायद मेरी नज़र भांपते हुए जांग यूरो ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने मुझे एक शानदार मुस्कान दी और खामोशी से होंठ हिलाए। खुशी का दिन, मुस्कुराओ, खुश रहो। मैंने अपनी बहन के होंठों की हलचल को पढ़ा, उसकी नकल की और उससे भी ज्यादा शानदार मुस्कान बिखेरी। जब जांग यूरो ने अपनी स्पीच दी तो उसका नीला बैंगनी चेहरा स्क्रीन पर बड़ा होकर दिखा। यहाँ तक कि ऑफिसर ने भी कुछ मजाक किया। ये ब्राइडमेड 5 रंगों का मेकअप करके स्टेज पर क्यों आई है? क्या सबके लिए कुछ परफॉर्म करने का प्लान है? शुरुआत में हैरान हुए मेहमान ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। जांग यूरो ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होने का दिखावा किया। उसने माइक्रोफोन लिया जैसे वह अभी स्टेज के नीचे गिर गई हो। उसने सबको पहले ही हंसा दिया था। दरअसल मैंने एक स्पीच तैयार की थी, लेकिन अभी अभी वो कहीं गिर गई, तो अब मुझे बिना तैयारी के बोलना होगा। सब बस थोड़ा ध्यान से सुने। हालांकि मैं यहाँ स्टेज पर एक ब्राइडमेड के रूप में हूँ, लेकिन असल में मेरी एक छिपी हुई पहचान है। मैं दूल्हे की बहन हूँ। मेरा नाम जांग यूरो है। मैं जांग यीचिन की बड़ी बहन हूँ। मैं उससे 4 साल बड़ी हूँ। हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हमेशा बहस करते रहे हैं। वो सबके साथ जेंटल रहता है, पर उसे बस मुझे चिढ़ाना पसंद है। मैं भी अक्सर उसे बुली करती हूँ, उसे नाखुश कर देती हूँ। कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बुली कर देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि माफी मांगूं या नहीं। लेकिन हर बार जब मैं उसके सामने आती हूँ तो बड़ी बहन होने का वो घमंड मुझ पर हावी हो जाता है। शर्मिंदगी की वजह से मैं माफी नहीं मांग पाती, तो इसे 10 साल से ज्यादा खींचते हुए मैंने अभी तक इसे जोर से नहीं कहा है। आज मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड की खुशी का दिन है। वे एक छोटा सा खुशहाल परिवार बसाने जा रहे हैं। मुझे खुशी भी महसूस हो रही है और दुख भी। बहुत ही मिला जुला सा मूड है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। मैं यीचिन से कहना चाहती हूँ कि एक बार ठोकर लगना ठीक है, बस वापस उठ खड़े हो। घाव धीरे धीरे भर जाएगा और समय के साथ दर्द भी फीका पड़ जाएगा। पहले ये मेरी चूक थी जिसकी वजह से तुम्हें दुख सहना पड़ा। आज की शिकायतों के लिए माफी। मैं सबके सामने वादा करती हूँ, भविष्य में पुरानी गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराई जाएंगी। साथ ही अब किसी बाहर वाले को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। क्या तुम अपनी बहन को माफ कर सकते हो? बोलते बोलते जांग यूरो अब बिना आवाज के रो रही थी। वहां मौजूद ऑडियंस को लगा कि वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सबने प्यार भरी मुस्कान दी। सिर्फ मैं अपनी बहन की बातों का मतलब समझ रहा था कि वो किस बात के लिए माफी मांग रही है। मेरा दिल भर आया, आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे पास खड़ी यहान ने मुझे देखा। उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी। जाओ। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तेजी से दौड़कर अपनी बहन के गले लग गया। भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। आंसू आपस में मिलकर एक हो गए। शादी खत्म होने के बाद मैंने यहान का हाथ थामा और अपने नए घर जाने की तैयारी करने लगा। पहली बार कसकर हाथ थामे हुए 2 लोग नए शादीशुदा पति पत्नी थे। कपल ने सामने के दरवाजे की भीड़ से परहेज किया। पीछे के दरवाजे की ओर चलते हुए दरवाजा धकेलते ही मेरी नज़र कुछ मीटर दूर खड़ी लू युई पर पड़ी। इसलिए नहीं कि मेरे मन में अभी भी अपने एक्स के लिए कोई फीलिंग्स बची थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका पिटा हुआ चेहरा, नीली नाक और सूजे हुए गाल वाकई कुछ ज्यादा ही थे और ध्यान खींच रहे थे। उसे इस हालत में देखने तक मैं आखिरकार समझ गया कि मेरी बहन की लड़ाई क्यों हुई थी, यहाँ तक कि उसने उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। समझने लायक बात थी। मैं उसका छोटा भाई था जो उसकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। वो इतनी जोर से कैसे नहीं मारती? लुआ नहीं जानती थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे देखते ही वो तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन उसे 5 कदम दूर ही रोक दिया गया। वो अब बहुत परेशान थी। दांत पीसते हुए सामने खड़ी यहान को देख रही थी। उसकी आवाज धमकियों से भरी थी। यहान, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही हूँ। यहान ने धीरे से सिर हिलाया, चेहरा बेरुखा था। मुझे पता है, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड तुमसे नहीं मिलना चाहता। मेरा हस्बैंड। इन 2 शब्दों ने उसे बुरी तरह भड़का दिया। लुआ ने यहान का कॉलर पकड़ लिया। उसके भाव बेहद हिंसक हो गए। क्या तुम मरना चाहती हो? यहान ने उसकी कलाई पर नजर डाली। उसकी आंखों के नीचे एक ठंडी रोशनी चमकी। क्या तुम श्योर हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम्हारे बाएं हाथ पर एक और करारी चोट लगी तो ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। डर है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी वेस्टर्न फूड नहीं खा पाओगी। लुआ ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। सीहान, कार में बैठो और पहले मेरा इंतजार करो। मुझे इसे खुद हैंडल करने दो। यहान वाकई हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। लुआ का हाथ हटाया, धीरे से दूर खड़ी कार की ओर चली गई। मुझे हाथ हिलाया, एक हल्की मुस्कान दी और मुझे बेफिक्र रहने के लिए कहा। जब मैं लुआ का सामना करने के लिए मुड़ा तो मेरे चेहरे पर सिर्फ ठहरे हुए पानी जैसी शांति थी। आवाज भी बहुत उदासीन थी। ब्रेकअप लेटर तुमने देख ही लिया होगा। मेरी शादी हो चुकी है। भविष्य में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।
अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो सब एक साथ कह दो। आज लू युई का दिल, जो अभी अभी पानी की सतह तक उठा था, इन सेंटेंस की वजह से फिर से झील के अंधेरे तल में धकेल दिया गया। उसका चेहरा कई डिग्री पीला पड़ गया, आंखों में कुछ घबराहट झलक रही थी, आवाज जिद से भरी थी। यिचिन, मैंने ब्रेकअप के लिए एग्री नहीं किया है, यह मान्य नहीं है। क्या तुम मेरे साथ बीजिंग वापस आ सकते हो? और मैंने तुम्हें प्रपोज करने की तैयारी भी कर ली है। पास्ट में क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि इस लाइफटाइम में तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे? उसकी घबराहट देखकर एक चमकती हुई रिंग निकालते हुए मैंने उसके सामने अपना हाथ उठाया। मेरी कलाई से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक के सारे घाव मेरी अनामिका उंगली के जोड़ तक फैले हुए थे। काली जैकेट और काली दवा का मिश्रण किसी प्राचीन पेंटिंग के काले ड्रैगन जैसा लग रहा था, जिसे देखकर किसी को भी डर लग जाए। लुआ ने बस एक बार देखा और अपनी नजरें नीचे झुकाने से खुद को नहीं रोक सकी। अब मुझमें सीधे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं बची थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो भारी आवाज में बोली। आखिरकार उसने कहा, सॉरी। मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आधा महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। मेरे हाथ के घावों की पपड़ी अब दर्द नहीं करती थी, बस थोड़ी खुजली होती थी। मैं बस उसे अपने घाव पर सजी रिंग दिखाना चाहता था, बस इतना ही। ये डायमंड रिंग मैंने और यिहान ने साथ मिलकर चुनी थी। मुझे ये पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। एक 3 कैरेट का जेड। हालांकि ये लुआ के हाथ की अंगूठी जितनी भव्य नहीं थी, लेकिन ये वही स्टाइल था जो मुझे पसंद आया था जब यिहान ने इसे खरीदा था। उसने मुझसे एक बात कही थी जो मुझे अब तक याद है। सच तो ये है कि जिस पल मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी, मेरे दिल में एक पूर्वाभास प्रेमोनिशन जागा था कि मुझे अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। हालांकि ये शब्द सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने जो फैसला किया है वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसी चीजें, ऐसे लोग, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। इस बार मैंने उसे केवल 3 शब्दों में जवाब दिया। मैं बिना पीछे हटने का रास्ता छोड़े मामलों पर फैसला करता हूँ। वापस नहीं मुड़ूंगा। मैंने जिंदगी भर हाथ थामने के लिए जिस इंसान को चुना है, उसे जरूर एक मौका दूंगा। जहां तक मेरी और लुआ की बात है, असल में शुरुआत से ही वो एक गलती थी। मुझे ये समझने में 8 साल लग गए कि मैं गलत रास्ते पर था। मैं वही गलती दोबारा कैसे दोहरा सकता था? इसलिए मैंने दृढ़ आंखों से जवाब दिया, उसे साफ और पारदर्शी तरीके से बताते हुए कहा, लुआ, जिस इंसान को तुम पसंद करती थी वो मैं कभी था ही नहीं, बल्कि मुझ पर लू यान की एक धुंधली परछाई थी। मेरे ब्रेकअप प्रपोज करने की वजह ये नहीं थी कि मैं गुस्से में था, ये भी नहीं था कि मैं तुम्हारे मनाने का इंतजार कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। अगर ये धोखा है तो ये माफी के लायक नहीं है। क्या तुम्हें वो बात याद है जो तुमने कही थी? तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहता, साथ ही तुमसे नफरत भी नहीं करना चाहता। बस तुम्हारे साथ सब खत्म करना चाहता हूं, अपनी किस्मत का अंत। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस किसी तेज ब्लेड की तरह लू युई के दिल को 1000 बार काट रहा था। वो इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो लगातार अपना सिर हिला रही थी। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उस इंसान की तरफ मुड़कर देखा जो मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा एक नया परिवार है, मैं एक नया करियर शुरू करने वाला हूं। मेरी पत्नी हमारे हनीमून की प्लानिंग कर रही है। मेरा भविष्य उज्ज्वल और साफ है। अगर तुम्हें मेरे प्रति कोई पछतावा है तो शंघाई छोड़ दो। इस लाइफटाइम में मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। अब से चलो लोगों के समंदर में एक दूसरे को भूल जाते हैं। बात खत्म होते ही मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। एक एक कदम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गर्मियों की दोपहर, उमस भरी गर्मी अभी तक कम नहीं हुई थी। यिहान ने उस रास्ते पर मेरे हाथ में हाथ डाला। हम टहल रहे थे। गर्म हवा सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची की फूलों वाली फ्रॉक को उड़ा रही थी, पेड़ों की टहनियों को लहरों की तरह हिला रही थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि गर्मियां इतना शानदार सीजन है। दूर जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स को एक एक करके जलते हुए देखते हुए मैंने एक बार अपना सिर झुकाकर यिहान की तरफ देखा। मेरी आवाज बेहद खुश थी। क्या ये अभी भी दूर है? क्या शादी के पहले ही दिन ये दूल्हा थक जाएगा? यिहान भी मुस्कुराने लगी। उसने अपना हाथ 10 मीटर दूर एक विला की ओर इशारा करते हुए उठाया। मैंने अपना सिर उठाया और आग की लपटों जैसा गहरा लाल रंग देखा। रात की रोशनी अच्छी नहीं थी। मैं साफ नहीं देख पा रहा था कि वो क्या था। मैंने लाजमी तौर पर कुछ सवाल पूछे कि वो क्या था। यिहान ने मुझे नहीं बताया। करीब पहुंचने पर उसने मुझे पूरे रास्ते जॉगिंग करने के लिए कहा। बस दरवाजा धकेलते ही मैंने शाखाओं पर खिले हुए भड़कीले फूलों का एक बगीचा देखा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने अपना सिर उठाकर फूलों के घने समंदर को देखा। हवा का एक झोंका आया, जैसे लाल पक्षी उड़ रहे हों, लहराते हुए और नीचे गिरते हुए। मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूं। यिहान ने अपनी नजरें मुझसे नहीं हटाईं। मुझे अपनी बाहें फैलाए हुए, रात की हवा का आनंद लेते हुए, मुझे गोल गोल घूमते हुए और हंसते हुए एक ऐसा गाना गाते हुए देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं सुना था।
जब मैंने गाना खत्म किया तो उसने मुझे गले लगा लिया, मेरे कंधे पर गिरे हुए हर फूल की पंखुड़ी को हटाया। मैंने अपनी नजरें नीचे की तो उसकी साफ आंखों में अपनी ही परछाई देखी। मैंने अपनी उंगली उठाई, उसकी आंखों के सामने लहराई, उसकी सोच का सिलसिला तोड़ा। तुम क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि कल छुट्टी का दिन है, तुम्हें घर ले जाकर मेरी माँ के कुकिंग स्किल्स का टेस्ट दिलाने के बारे में कैसा रहेगा। सोच रही हूं कि घर में अभी और क्या कमी है। क्या तुम्हें यह अनजाना सा लग रहा है? उसे बहुत सारी चीजें बुदबुदाते हुए सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने इतनी रोमांटिक जगह पर प्यार से उसका चेहरा चूमा। क्या तुम कुछ और सोच सकती हो? तो क्या अपने हस्बैंड को किस करने के बारे में सोचना ठीक है? मैं मुस्कुराया, धीरे से सिर हिलाया, अपना सिर नीचे किया और धीरे से यहान के होठों को चूम लिया। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। भड़कीले फूलों की पंखुड़ियां हमारे चारों ओर ऐसे उड़ रही थीं जैसे हमें आशीर्वाद दे रही हों।